आप ये कह रहे हैं कि अर्ल बोर्बन की बेटी सेकुंथ एक लड़का है? लेथिल उलझन में था क्योंकि उसने अखना से फिर पूछा। अखना ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक लड़का है। लेकिन सब लोग सेकुंथ को लड़की क्यों कहते हैं? यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि केवल उच्च पदस्थ कुलीन लोग ही इसे जान सकते हैं। अखना ने समझाया, केवल कुछ कुलीन लोग ही जानते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सेकुंथ एक लड़की है। लेकिन लेथिल कुछ कहने ही वाला था। उसने अखना की रिपोर्ट में सेकुंथ की तस्वीर देखी थी। दरअसल सेकुंथ बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी खूबसूरती की तुलना अम्लेद से की जा सकती थी। एक ऐसा खूबसूरत चेहरा जिसका सपना सभी औरतें देखती हैं। लेकिन वह चेहरा एक मर्द का था। क्या तमाशा चल रहा है? युवा मास्टर, अखना बोली, मुझे पता है कि आप भ्रमित हो रहे हैं। वास्तव में जांच करते समय मुझे भी भ्रम हुआ जब मुझे पता चला कि सेकुंथ एक लड़का था। लेकिन ये सच है। बोर्बन ने भी इसकी घोषणा नहीं की और सेकुंथ ने भी पुष्टि नहीं की कि वह एक लड़की है। वह महिलाओं की तरह कपड़े भी पहनता है, लेकिन उसे पुरुष बहुत पसंद हैं। लेथिल, इसके अलावा युवा मास्टर एलेक्स ने वह कार्य खो दिया है। हे, लेथल थोड़ा चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा? एक आदमी का कार्य? क्या एलेक्स ने वह कार्य खो दिया है? ये सही है। अखना ने सिर हिलाया और कहा, फार्मासिस्ट एन्चेंटर के अनुसार, जिसने एन्चेंटर टॉवर में उसका इलाज किया था, एलेक्स का वह कार्य लगभग बेकार है। अगर एलेक्स ने समय रहते उस चीज का इलाज नहीं किया और उसकी ऊर्जा को पुनः बहाल नहीं किया, तो मुझे डर है वह हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। लेथिल, वह कांप उठा और खुद को थोड़ा भाग्यशाली महसूस करने लगा कि उसका शरीर अभी भी बहुत मजबूत है। असल में अखना को पहले यह बात पता नहीं थी। बस जब लिलिथ एलेक्स से मिली तो उसे एहसास हुआ कि एलेक्स की चीज बेकार हो गई है। लिलिथ अपनी खुशी को रोक नहीं सकी और तुरंत अखना को ये बात बताई। ये जानकारी सुनकर अखना को भी बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि एक पुरुष नायक के लिए अपनी अंतर्निहित पुरुष क्षमताओं को खोना सबसे बड़ी पीड़ा है। इसके अलावा सेकुंथ को पुरुष पसंद है, लेकिन एलेक्स को यह नहीं पता। मुझे डर है, आगे जो होगा वह बहुत दिलचस्प होगा। लेथिल मुस्कुराया, ये तो और भी अच्छा है। अगर उसकी वह चीज सचमुच बेकार है तो मेरी योजना जरूर सफल होगी। अखना, सेकुंथ और मलिना को निमंत्रण भेजो कि कल रात मैं उनसे स्प्रिंग पैलेस में मिलना चाहूंगा। लेकिन अब अखना बोली, अगर कोई उचित कारण नहीं है तो मुझे डर है कि वे तुम्हें नहीं देखेंगे। हा 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 हा, लेथिल जोर से हंसा, बेशक मैं अपनी असली पहचान का उपयोग करके उनसे नहीं मिलूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अखना कुछ और पूछने वाली थी, लेकिन वह जानती थी कि लेथिल की अपनी योजनाएं हैं। अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं समझती हूँ। अल्पविराम, बोर्बन के महल में नहीं, ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो बोर्बन का महल अब एलेक्स का था। और जाहिर है अर्ल ऑफ बोर्बन की उपाधि भी एलेक्स की थी। इस समय एलेक्स बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थी जब उसने लिलिथ को देखा। हा हा हा, धन्यवाद शिक्षक लिलिथ। टी20 विश्व कप मैच में विराट कोहली का पेंडेंट पहने पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल देखें माय नेशन। कमरे में लिलिथ कुर्सी पर बैठी थी और सेकुंथ बिस्तर पर बैठी थी। सेकुंथ ने एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की तरह धीरे धीरे एलेक्स को सूप का एक एक चम्मच पिलाया। अगर तुमने मुझे तब नहीं बचाया होता तो मुझे डर है कि मैं मर गया होता। एलेक्स ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, आपको इतना आभारी होने की जरूरत नहीं है। लिलिथ ने असहजता से उत्तर दिया, भले ही आप ठीक हो गए हों, लेकिन आपके शरीर के अंदर जादू का प्रवाह बहुत अव्यवस्थित है और आप सामान्य रूप से जादू का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर एलेक्स ने दांत पीसते हुए कहा, लानत है, ये सब उस कमीने की वजह से है। हालांकि उसने अचानक लिलिथ की ओर देखा, गुरुजी, आप हमेशा लेथेल का पक्ष क्यों लेते हैं और उसके बगल में क्यों चलते हैं? इसके अलावा क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक सार ज्वाला दी थी। जहां तक उसका सवाल है, वह एनाकोंडा ज्वाला का उपयोग कर रहा है जिसे तुमने फेंक दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका पक्ष लेती हूँ? यह एलेक्स ने भौहें सिकोड़ी। इसके अलावा लिलिथ ने एलेक्स को खंडन करने का मौका दिए बिना कहा, तुम दुनिया की इच्छा से सुरक्षित हो और तुम्हारे पास कई अवसर और किस्मत है। अगर मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा सुरक्षा करूंगी तो तुम उन अवसरों को कैसे पा सकोगे? ये सुनकर एलेक्स को लगा कि यह उचित है। इसके अलावा मैं लेथेल के पक्ष में हूं क्योंकि उसकी स्थिति सरल नहीं है। अभी मैं उसका दुश्मन नहीं बन सकता। क्या? ये सुनकर एलेक्स चौंक गया। क्या उस झूठे कमीने का कोई विशेष दर्जा है? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है, बस मुझे पता है कि वह करोल साम्राज्य के शाही परिवार से संबंधित है। लिलिथ की बातें सुनकर एलेक्स को अविश्वास हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि लेथेल जैसा साधारण व्यक्ति करोल रॉयल परिवार से रिश्ता रखेगा। रुको, अचानक उसके मन में एक विचार आया, उसके पास जो अजीब कौशल हैं, शायद लिलिथ ने जो कहा वह सच है। ये हुनर मामूली नहीं है। भले ही इनका इस्तेमाल करना बहुत महंगा हो, लेकिन कम से कम इनसे उस कमीने को मुझे हराने में मदद मिली। लानत है, निश्चित रूप से शाही परिवार गुप्त रूप से उसकी मदद कर रहा है। अपडेट किए गए अध्याय ऑन नोवेलबन.com। एलेक्स ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हम भले ही उसे शाही परिवार की मदद मिल रही हो, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। मेरे पीछे दानव भगवान है और इसके अलावा मेरी प्रतिभा के साथ बस मुझे कुछ साल दे दो और मैं इस साम्राज्य को अपने हाथों में ले लूंगा। लिलिथ के मन में घृणा का भाव आया। हाँ, तुम इस साम्राज्य पर नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी वह चीज पूरी तरह बेकार है। वाह, सेकुंथ मुस्कुराई। उसका चेहरा प्रशंसा से भर गया जब उसने कहा, एलेक, क्या तुम सच में इतने मजबूत हो? बेशक, एलेक्स आत्मविश्वास से मुस्कुराया। हाँ हाँ हाँ, 5 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से 100वें स्तर पर पहुंच जाऊंगा। उस समय रानी कैथरीन को भी मेरे पैरों के बीच घुटने टेकने पड़ेंगे। ओह ओह, सेकुंथ ने भी खुशी से कहा, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। एलेक्स ने अब आत्मविश्वास से सेकुंथ की ओर देखा। धन्यवाद सेकुंथ। भविष्य में चाहे मेरी कितनी भी महिलाएं हों, मेरे दिल में तुम्हारा एक बड़ा स्थान अवश्य रहेगा। लिलिथ ने यह वाक्य सुना और मन ही मन सैकड़ों बार उल्टी की। ऐसा कहने के लिए तुम्हें कितना आत्मविश्वासी और मूर्ख होना चाहिए। लानत है, अगर सेकुंथ तुम्हारी बातों पर यकीन करता है तो ये दुनिया पागल है। एलेक, शुक्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सेकुंथ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। लिलिथ, ओह अच्छा नहीं, ये दुनिया सचमुच पागल है। सेकुंथ अचानक एलेक्स के पास पहुंची और अपने मुलायम होंठ उसके सामने रख दिए। और अधिक सटीक रूप से कहें तो दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को चूमा। एलेक्स को भी नहीं पता था कि सेकुंथ एक पुरुष है। सेकुंथ को इस तरह की पहल करते देख उसने खुशी खुशी जवाब दिया।
एलेक्स और सकूत को चुंबन करते देख लिलिथ ने अपनी मतली को दबाया और उल्टी न करने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत ही घिनौना था, बहुत ही चुभने वाला। लिलिथ अब और नहीं देख सकी और बाहर चली गई। उसे दो पुरुषों को इस तरह पागलपन से चूमते हुए देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए। एलेक्स ने सकूत की ठोड़ी उठाई और धीरे से कहा, सकूत, तुम सबसे कोमल और प्यारी महिला हो जिसे मैंने देखा है। सकूत भी मुस्कुराया और कहा, एलेक, तुम सबसे मजबूत आदमी हो जिसे मैंने कभी जाना है। हा 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 हा, चिंता मत करो सकूत, थोड़ी देर और रुको, जब मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी औरत बनने पर जरूर गर्व महसूस करवाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, सकूत ने भावुक होकर कहा। क्या लिलिथ चली गई? एलेक्स मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, वह निश्चित रूप से ईर्ष्यालु है। आखिरकार वह लेथेल के साथ उसकी भयानक पहचान के कारण ही है। अब मुझे किसी दूसरी औरत के साथ देखकर वह ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाती। हा हा हा, लिलिथ, जब तक मैं लेथेल से निपट नहीं लेता तब तक रुको, तुम निश्चित रूप से मेरी औरत हो। रुको। एलेक्स को कुछ समझ में आया, फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मालिना कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। सकूत ने अब आह भरी, उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। एलेक, उसने यहाँ आने के बाद कहा कि उसके पास तुम्हारे जैसे बेकार व्यक्ति की देखभाल करने का समय नहीं है। उसके बाद क्या? एलेक्स क्रोधित हो गया, उसने अपने हाथ भींच लिए, दांत भींच लिए और बोला, लानत है उस वेश्या पर, मेरे कारण वह उस शापित परिवार को छोड़ने में सक्षम हो पाए। मेरे कारण उसे बैरन की उपाधि मिली, लेकिन जब उसने मुझे घायल देखा तो वह चली गई। सकूत ने अब जल्दी से एलेक्स की छाती को सहलाया और धीरे से कहा, एलेक, नाराज मत हो, ऐसी औरत तुम्हारी चिंता के लायक नहीं है। एलेक, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुमसे प्यार करूंगी और हमेशा तुम पर भरोसा करूंगी। ये सुनकर एलेक्स इतना भावुक हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। धन्यवाद सकूत, अब से मैं निश्चित रूप से 5 मैं आपका प्रस्ताव करने के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल लाऊंगा। नहीं एलेक्स, मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। एलेक्स अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और सकूत को संभाल कर गले लगा लिया। फिर दोनों ने मजाक करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक एलेक्स ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि कुछ पंक्तियां हैं और वह रुक गई। रुको सकूत थोड़ा चौंका और बोला, क्यों एलेक्स, क्या मैं काफी अच्छा नहीं हूं? नहीं, मेरा मतलब है। एलेक्स गुस्सा हो गया, उसने अपने दांत पीस के लिए और कहा, मेरा घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए माफ करना सकूत। कोई बात नहीं, मैं तेरा इंतजार करूंगा। सकूत ने धीरे धीरे मुस्कुराया, जिससे एलेक्स को और भी गुस्सा आ गया। एलेक्स ने मन ही मन डंटा, क्या बकवास है, क्यों मेरी चीज काम क्यों नहीं करती? लनाथ है, मेडोस, मेरी चीज काम क्यों नहीं करती? क्यों? एलेक्स ने मन ही मन मेडोस को बुलाया। एक सुंदरी उसके सामने खड़ी थी, जिसने अपना पूरा शरीर उसे देने के लिए तैयार किया था, लेकिन वह उसे खा नहीं सका, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। हालांकि जवाब में मेडोस की आत्मा ने एलेक्स को खुद पर और भी अधिक नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। लानत है। मेडोस, मूर्ख बनने का नाटक मत करो, मुझे बताओ कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ। मेडोस, अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। एलेक्स को लगा कि उसके सामने का स्थान घूम रहा है, उसके दिमाग पर एक भयंकर तंद्रा छा रही थी जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। फिर एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी श्वेत बंद की और सुकून की नींव में गिर गया। सुकूत ने उसे गले लगाया और उसे पुकारने की कोशिश की, एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? एलेक्स। ऐसा महसूस होता है कि एलेक्स पूरी तरह से बेहोश हो गया है। सुकून का चेहरा तुरंत बदल गया। पहले वाला सौम्य भाव गायब हो गया था, उसकी जगह लालच से भरा चेहरा आ गया था। सुकूत ने अपने होंठ चाटते मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें एक नई दुनिया का द्वार खोलने में मदद करूंगा। उसने कहा, नहीं, उसने कहा और वह चीज बाहर निकाल ली। यह एलेक्स की तुलना में कई गुना बड़ा था, एक विशाल राक्षस की तरह। सकूत ने अपने होंठ चाटे और उस राक्षस को एलेक्स की डेजी के अंदर धकेलना शुरू कर दिया। अलेक, तुम मेरे हो, तुम्हारी नई दुनिया खुल जाएगी। आपकी डेजी इतनी चौड़ी क्यों है? अचानक दरवाजे पर मर गई। सकूत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कौन? माफ करना मिस, आपके पिता, उन्होंने आपको एक पत्र भेजा है, मुझे आशा है कि आप उन्हें देख पाएंगे। मेरे पापा? सकूत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वह मुझसे जितना संभव हो सके उतना दूर जाना चाहता है। वह मुझे पत्र कैसे भेज सकता है? इसे बाहर छोड़ दो, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। माफ करना मिस, आपके पिता ने कहा है कि मुझे ये पत्र आपको देना है और इसे किसी को नहीं दिखाना है। टस्क सकुचाहट का गंभीर जवाब दे गया और वह झुंझलाहट में जीभ चटकाने लगा। उसने अपना सिर झुकाया, अपने लंबे भाले को देखा जो एलेक्स की डेजी के अंदर घुसने वाला था और अपने दांतों के लिए सुकून ने पोशाकें पहन ली और फिर दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खुला और सकुचा ने देखा कि एक नौकरानी सिर झुकाकर दोनों हाथों से अपनी ओर एक पत्र बढ़ा रही है। सुकूत ने पत्र प्राप्त किया और फिर उसे खोला। उसका चेहरा अचानक चौड़ा हो गया, फिर वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मुझे पता है, तुम जा सकते हो। हाँ, धन्यवाद महोदया। रुको, जैसे ही नौकरानी जाने के लिए मुठी, सकूत ने फिर कहा, मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। नौकरानी सुपुर्द हुए बोली, मुझे 4 दिन पहले मास्टर एलेक्स ने काम पर रखा था। हालांकि उस समय मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार थे, इसलिए मैं नहीं आ सका। मेरे पिता के ठीक होने के बाद मैं तुरंत यहाँ आ गया। तो ये पत्र देने वाला व्यक्ति मेरे पिता है, इसका पता कैसे लगाएं? सकूत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा और उसकी ओर दृष्टि से देखा। क्योंकि मेरे पिता यहाँ काम करते थे, बटलर नोरेक। ये नाम सुनकर सकूत ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, नौकरानी को जाने का संकेत दिया। नौकरानी ये देखकर खुश हुई, उसने तुरंत अपना सिर झुकाया, फिर जल्दी से चली गई। सकूत ने पत्र को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके काले उलझन से भरी हुई थी। उसके बाद उसने पत्र को अपने स्पेस बैग में रखा और कमरे में वापस आ गया। एलेक्स को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर, जिसमें जागने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, सकूत ने अपने होंठ चाटे, फिर एलेक्स के पास गया। इस बार कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। सकूत बिस्तर पर चढ़ गया और एलेक्स पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि कमरे के कोने में अंगूठे के आकार की एक छोटी सी आंख के आकार की कांच की गेंद तैर रही थी।
एलेक्स और सुकून के बीच हुई लड़ाई की सभी तस्वीरें कांच की गेंद द्वारा रिकॉर्ड की गईं। बाहर इस महल के दूसरे कमरे में लिलिथ ने मेज पर बैठी एक गोरी लड़की की ओर देखते हुए मुंह बनाया। लुशा, तुम बहुत विकृत हो। लुशा ने लिलिथ की बात सुनी और हंसते हुए कहा, हा 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 हा। बहुत दिलचस्प, इस तरह की दिलचस्प तस्वीरें। आपको क्या लगता है कि मैं इसे कितने में बेच सकता हूँ? क्या क्या कोई उस घिनौनी चीज को खरीदेगा? लिलिथ, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा क्या इस दुनिया में इससे अधिक अविश्वसनीय कुछ भी हो सकता है कि तुम लेथिल से प्यार करती हो? यह लिलिथ ने अपना सिर खुजलाया। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि लेथिल को पसंद करना उसके लिए इतनी अजीब बात क्यों बन गई थी। इसके अलावा लुशा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। मुझे लगता है कि एलेक्स इसे खरीदने के लिए बड़ी कीमत चुकाएगा। तुम सच में बहुत क्रूर हो। लिलिथ ने भौहें सिकुड़ी और एक कदम पीछे हट गई, मानो वह लुशा से डर रही हो। हा 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 हा। अल्पविराम। शाम को लेथिल एक बड़े से कमरे में बैठा था। कमरे में कई अजीबोगरीब औजार थे, जैसे वह कुछ बना रहा हो। अभी वह नौकरानियों या अकना के साथ मस्ती नहीं कर रहा था, वह वास्तव में सेविस की नोटबुक का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फिलहाल उसके पास सेविस का स्कल्पटिंग चाकू और सेविस की स्कल्पटिंग नोटबुक है। उसे नहीं पता था कि इन दोनों चीजों का आपस में कोई संबंध है या नहीं, लेकिन उसे इस बात में दिलचस्पी थी कि नोटबुक के अंदर क्या लिखा हुआ था। यह अविश्वसनीय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साविस जिस युग में रह रहे थे, उसमें उनके मन में पागलपन भरे विचार होंगे। ये कहा जा सकता है कि वह इस दुनिया के लियोनार्डो दा विंची हैं। मुझे डर है कि केवल आधुनिक दुनिया ही इन चीजों को समझ सकती है और उनका निर्माण कर सकती है। हालांकि साविस ने जो तरीके बताए हैं, उनसे शायद मैं वह चीज बना सकूं। इसके बाद लेथिल ने इतनी गंभीरता से अध्ययन करना शुरू कर दिया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। ठक ठक ठक। लेथिल ने भौहें सिकुड़ी। उसे नहीं पता था कि दरवाजे पर दस्तक होने तक कितना समय बीत चुका था। उसने आह भरी और सेविस की नोटबुक सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में रख दी। कौन? युवा मालिक, यह अखना है। अंदर आइए। अखना ने दरवाजा अंदर धकेला। उसने देखा कि लेथिल बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, फिर सिर झुकाकर बोली, युवा मालिक, आप 7 घंटे से अधिक समय से पढ़ रहे हैं। अब रात के 11 बज चुके हैं। सचमुच, मैं पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दे सकोगी। अखना ने सिर झुकाकर कहा। उसकी आवाज चिंता और परेशानी से भरी हुई थी। लेथिल मुस्कुराया। अखना, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा चलना चाहोगी? नए उपन्यास के अध्याय 9 वेल बिनको पर प्रकाशित हुए हैं। हे, तुम्हारा क्या मतलब है? चलो बगीचे में टहलने चलें, ठीक है? अखना ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आपके सभी आदेशों का पालन करूंगी, युवा स्वामी। आप मुझे लेथिल कह सकते हैं। आपको हमेशा मुझे यंग मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर लेथिल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वह अब अखना पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। अल्पविराम। बाहर लेथिल अखना के साथ बगीचे में टहल रहा है। आज वह दिन है जब काले बादलों ने चांद और खूबसूरत सितारों को ढक लिया है, जिससे आसमान पूरी तरह से काला हो गया है। अखना, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? अचानक लेथिल ने उससे प्रश्न किया। हालांकि उसके प्रश्न से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अखना चलते समय अपने दोनों हाथ अपने पेट के सामने रखती थी। हर कदम बहुत ही सौम्य था और उसका स्वभाव बहुत ही नेक था। युवा स्वामी, क्या आप मानते हैं कि इस संसार में पिछले जन्म का प्रेम मौजूद है? लेथिल ने जब ये सुना तो वह चौंक गई। हे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है। अखना का चेहरा लाल हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हारी औरत नहीं बन सकी। इसीलिए जब मैंने तुम्हें इस जीवन में देखा तो मैं तुरंत तुमसे प्यार करने लगी और अपना पूरा शरीर, दिल और आत्मा तुम्हें समर्पित करना चाहती थी। युवा स्वामी, मुझे यकीन है कि आप वही व्यक्ति हैं जिनसे मैंने अपने पिछले जन्म में प्यार किया था। भाग्य ने मुझे आपसे फिर से मिलने का मौका दिया है ताकि मैं आपसे प्यार करना जारी रख सकूं। लेथिल चौंक गया। अचानक उसे लगा कि अखना उसके पिछले जन्म में उसकी महिला निजी सचिव थी। हालांकि ये लड़की उसकी महिला सचिव से बिल्कुल अलग है। दोनों के चेहरे बिल्कुल अलग हैं, बस उनके व्यक्तित्व काफी समान हैं। हालांकि लेथिल को अब भी यकीन नहीं होता कि पृथ्वी से उसकी महिला सचिव इस दुनिया में आई और फिर उससे प्यार करती रही। यद्यपि लेथिल मूर्ख है, लेकिन वह इतना बुद्धिमान भी है कि उसे यह एहसास है कि वह स्वयं भी परिपूर्ण नहीं है, इतना अच्छा नहीं है और न ही इतना सुंदर है कि कोई लड़की उससे इतना प्यार कर सके। इसीलिए उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया कि अखना उनकी महिला सचिव थी। लेथिल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ। शायद भले ही उसे इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह अखना को खुश करने के लिए उसकी बातों से सहमत हो सकता था। लेथिल भी आगे समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब तक अखना खुश थी, वह संतुष्ट था। अखना अलग थी। भले ही लेथिल ने ऐसा कहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इससे उसे थोड़ी निराशा हुई। आप क्या सोचते हैं, युवा स्वामी? क्या आप सचमुच मुझे पसंद करते हैं? अखना ने सिर झुकाते हुए पूछा। उसके हाथ अब शांत नहीं थे और उसने अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया। लेथिल ने भौहें सिकोड़ी। अखना से पहली बार छीनने के बाद से उसने अनगिनत कारणों के बारे में सोचा था। हालांकि अभी उन्हें लग रहा है कि ये कारण बेतुके हैं। लेथिल ने आह भरी, फिर कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं वास्तव में उतना दयालु नहीं हूं जितना आप सोचते हैं? अखना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि यंग मास्टर वास्तव में बहुत दयालु हैं। लेथिल मुस्कुराया। हालांकि यह मुस्कुराहट उसे खुद पर हंसा रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे सुंदर महिलाएं पसंद हैं। मैं बहुत लालची भी हूं। मैं कई सुंदर महिलाओं को अपने हाथों में लेना चाहता हूं। अखना, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम एक खूबसूरत लड़की भी हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मेरा प्यार इस तथ्य के कारण है कि तुम एक अद्भुत और खूबसूरत लड़की हो। तुम नाराज हो सकती हो, लेकिन ये सच है। हालांकि चूंकि तुम मेरी औरत हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें सारी अच्छी चीजें दूंगा। ये सुनकर अखना मुस्कुराई। धन्यवाद युवा मास्टर। तुम नाराज क्यों नहीं हो? ये सुनकर अखना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, युवा स्वामी द्वारा पसंद किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। इसके विपरीत मैं अभी भी खुश महसूस कर रही हूँ। युवा स्वामी, क्या आप जानते हैं कि कई रईस लोग नौकरानियों को कितने यौन वस्तुएं समझते हैं? उनका उपयोग करने के बाद वे उन्हें फेंक देते हैं। आप अलग हैं। आप अपनी पसंद की हर लड़की को प्यार करते हैं। यही सबसे अच्छी बात है जिसे मैं आपको जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति में देख सकता हूँ। लेथिल ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि इस युग में दासों और नौकरों की स्थिति बहुत अलग नहीं थी।
हालांकि वह पृथ्वी का निवासी है, इसलिए वह नौकरों या दासों के साथ भेदभाव नहीं करता है। उनके लिए वे सभी एक समान हैं, वे सभी मनुष्य हैं और उन्हें सम्मान की आवश्यकता है। लेकिन शायद उसने जो किया वह उसे अन्य रईसों से पूरी तरह अलग बनाता था। बस इतना ही है, युवा मास्टर, अचानक अकना ने फिर पूछा। लेथेल ने फिर आह भरते हुए कहा, वास्तव में एक बड़ा कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैं ये कहूंगा तो तुम नाराज नहीं होगे। अचानका ने सिर हिलाया और कहा, बेशक युवा स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी महिला हूँ। मैं नाराज नहीं होंगी, भले ही वह कारण मुझे असहज करे। लेथेल ने देखा, फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम उस लड़की से बहुत मिलती जुलती हो जिसे मैं कभी नहीं जानता था। हे, अकना ने अपना सिर झुकाकर उसे देखा, उसका चेहरा और आशा से भरी हुई थी। इस समय उसका दिल लगातार धड़क रहा था, मानो वह अपनी छाती से बाहर निकलने वाला हो। तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल उसके जैसा ही है। उस समय उसने भी मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, हालांकि मैं उस भावना को स्वीकार नहीं कर सका। क्यों, तुम्हें वह पसंद नहीं है? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वह भी बहुत सुंदर है, वह भी मुझे अपनी तरह बहुत अच्छी तरह चलना है, अकना। वह जाना है कि मुझे क्या चाहिए और क्या चाहिए। वह और मैं काफी लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं, बेशक मैं भी उसे पसंद करता हूँ। अखना ने ये सुना और मुस्कुराए। उसने अपना सिर झुका लिया, अपनी मुस्कान और अपने नाम आंखों को छिपाते हुए। लेथेल ने अकना पर ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं, मानो वह भूली हुई यादें याद कर रही हो। मैं उसे सच में पसंद करता था, लेकिन उस समय का कानून मुझे उसे पसंद करने की इजाजत नहीं देता था। इसीलिए मुझे उसकी भावनाओं को नकारना पड़ा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि उसका जीवन सुखद रहा होगा। ये सुनकर अकना को इतनी मिठास महसूस हुई कि उसका दिल शहद में बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका चेहरा भी लाल हो गया। हालांकि वे खुशी के आंसू थे। तो वह मुझे पसंद करता है। वह सचमुच मुझे पसंद करता है। बस उस दुनिया में कानून और नैतिकता उसे मुझे पसंद करने की इजाजत नहीं देती थी। लेथेल, शुक्रिया, मैं सबसे दर्दनाक शब्दों के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे शहद दिया, मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। अकना ने अपने पिछले जन्म में किए गए कामों के बारे में सोचा। उस समय उसे लगा कि वह एक राक्षस है, एक कसाई जिसके हाथ अपराध और खून से रंगे हुए हैं। लेकिन लेथेल ने जो कुछ कहा उसे सुनकर उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। सौभाग्य से उसने मरने से पहले लेथेल का बदला ले लिया। सारी पीड़ा, सारी प्रतीक्षा और सारी निराशा अब गायब हो गई थी, केवल खुशी बची थी जिससे उसे लग रहा था कि वह पिघल जाएगी। लेथेल ने देखा कि अकना ने अपना सिर झुका लिया है, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा है जैसे कि वह रो रही हो, जिससे उसे आहें भरने पर मजबूर होना पड़ा। उसे पता था कि वह नाराज होगी, हालांकि वह अभी भी सच बताना चाहता था। वह वास्तव में उसे धोखा नहीं देना चाहता था, आखिरकार वह इस दुनिया में उसकी पहली लड़की थी। अकना भी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत है, और बेशक वह वास्तव में एक अद्भुत लड़की है। अकना, मैं बकवास बंद करो, अकना ने अचानक लेथेल की बात काटते हुए कहा। वह चौंक गया क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी। माफ करना, लेथेल बोल रहा था, लेकिन उसे रुकना पड़ा क्योंकि अकना के मुलायम होठों ने उसका मुंह बंद कर दिया था। इस समय अकना एक जंगली जानवर की तरह थी, इतनी सक्रिय कि लेथेल भ्रमित हो गया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, अपनी जीभ उसके मुंह में डालकर लगातार हर जगह खोजबीन करती रही। लेथेल को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी अगर अकना पहल करती तो वह भी उसका सहयोग करता। अकना ने उसे घास पर दबा दिया। ठीक उसी समय काले बादलों ने 3 चांद दिखा दिए और नीचे चमकती चांदनी ने उसे उसका चेहरा साफ साफ देखने में मदद की। उसके चेहरे पर आंसू थे। उसका चेहरा लाल था और सुंदरता और आकर्षण से भरा हुआ था। इन सब के साथ संतुष्टि और राहत से भरी मुस्कान भी थी। युवा मास्टर, अकना, ये जगह, युवा मालिक, मैं आपको चाहती हूँ, अकना ने कहा और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ताजे मांस का टुकड़ा देखकर वह भूखे भेड़िए की तरह पागल और जंगली हो गई। लेथेल ने सोचा कि वह क्रोधित या हताश होगी, लेकिन उसके खुश और संतुष्ट चेहरे को देखकर वह बेहद उलझन में पड़ गया। अचानक यह विचार फिर से उभरा कि महिला सचिव अकना हो सकती है, और इस पर उनका विश्वास 20% तक बढ़ गया। लेकिन अभी वह और कुछ सोचना नहीं चाहता था। उसने अकना का साथ दिया और दोनों पागल हो गए। घास पर 2 शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे, 2 सांपों की तरह। उनके आसपास खड़ी दूसरी नौकरानियां भी ये दृश्य देखकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थीं और तुरंत दूर चली गईं। बेशक वे वहां से चली गईं, लेकिन वे थोड़ा सा झांकना नहीं भूलीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये लेथेल और अकना का प्रदर्शन था और दर्शक इस महल की दासियां थीं। इस समय कैथरीन फुक्सियन को महल में ले आई। हालांकि अंदर जाने से पहले कैथरीन ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे फूल गया और उसका पहनावा भी लाल लबादे से बदलकर गेहूं के विशाल बोरे जितनी बड़ी पोशाक में बदल गया। फुक्सियन ने जब ये दृश्य देखा तो वह चौंक गई। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और पीछे हट गई। रानी, रानी, तुम। कैथरीन ने राहत की सांस ली, फुक्सियन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था? मैं अब डचेस राइन हूं और तुम मेरे सचिव हो, फुक्सियन। फुक्सियन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तुम ये घृणित नजर क्यों डाल रहे हो? फुक्सियन को भी एहसास हुआ कि उसके शब्द थोड़े ज्यादा थे और उसने अपना सिर झुका लिया। क्षमा करें, रानी। नहीं, मुझे खेद है, डचेस राइन, मैं। राइन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ा शांत होने की कोशिश करो। मैं ये दिखावा इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये पहचाने कि मैं रानी हूँ। शायद, बस। राइन ने तुरंत फुक्सियन की बात रोक दी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे डर था कि फुक्सियन हजारों अजीबोगरीब कारण लेकर आएगा। फुक्सियन ने मुंह बनाया, सिर झुकाया और कहा, माफ कीजिए। राइन ने आह भरी। उसे अपने फैसले को लेकर चिंता होने लगी थी। ये पता नहीं कि फुक्सियन को लेथेल से मिलने देना सही फैसला था या नहीं। महल की परिधि में प्रवेश करने के बाद एक अजीब सी आवाज गूंजी जो राइन और फुक्सियन के कानों में पड़ी। राइन को तुरंत पता चल गया कि यह किस प्रकार की आवाज थी। हालांकि उसे अजीब लगा और उसने सोचा कि इस स्थान पर उस प्रकार की आवाज क्यों सुनी जा सकती है। फुक्सियन का चेहरा भी लाल हो गया। हालांकि वह थोड़ी मूर्ख थी, फिर भी वह इतनी समझदार थी कि उसे पता चल गया कि यह किस तरह की आवाज है। एक नौकरानी राइन के पास आए, अपना सिर झुकाया और उसके कान में फुसफुसाया। ये सुनकर राइन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे पता है, सभी को दूर रखो, उन्हें परेशान मत करो। अचानक उसने फुक्सियन की ओर देखा और तुरंत कहा, मुझे वहां ले चलो।
उस नौकरानी ने फुक्सियन की ओर देखा, फिर राइन की ओर देखा। राइन मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, ये यंग मास्टर की दुल्हन फुक्सियन है। हाँ, मैं समझता हूँ। वह नौकरानी राइन और फुक्सियन को एक अंधेरे कोने में ले गई। उन्होंने अपने पास ही घास पर देखा, जहाँ एक आदमी और एक औरत ऐसी हरकतें कर रहे थे जिन्हें देखकर दूसरों को शर्मा जाए। राइन ने वह दृश्य देखा और संतोष से सिर हिलाया। युवा मास्टर बहुत मजबूत हैं। अकना भी बहुत अच्छी है, वह जानती है कि युवा मास्टर को कैसे खुश करना है। फुजियान, ध्यान से देखो, वह तुम्हारा भावी पति है। फुक्सियन ने जो कुछ हो रहा था उसे घूर कर देखा, उसकी नजरें अकना के साथ ऐसा कर रहे युवक पर केंद्रित थीं। उसे ये दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति रानी का बेटा था और उसका भावी पति भी। हालांकि सुअर मोटे रईसों की तुलना में लेथेल वास्तव में सुंदर था। इसके अलावा उसका शरीर भी बहुत उत्तम है, जिससे इस समय अकना के साथ उसकी कामुक हरकतें एक कलात्मक नृत्य की तरह दिखती हैं। वाह, क्या कोई आदमी इतना सुंदर हो सकता है, इतना मजबूत, क्या मैं इसे सहन कर सकता हूँ? अगर वह इतना ताकतवर है तो शायद वह चाहेगा कि मैं उसके लिए कई बच्चे पैदा करूं। लेकिन मैं उसे सिर्फ 7 या 10 बच्चे ही दे सकती हूँ। क्या वह मुझे स्वीकार करेगा? फुक्सियन के हाव भाव देखकर राइन को पता चल गया कि उसका निर्णय सही था। फुजियान, ध्यान से देखो, तुम भविष्य में उसकी बेहतर सेवा कर सकोगे। ये सुनकर फुक्सियन ने थोड़ा सिर हिलाया। ओह, धन्यवाद रानी। मेरा मतलब है, धन्यवाद ड्यूक राइन, मैं निश्चित रूप से उनकी अच्छी सेवा करूंगा। हा, चलो, ये जगह उनके लिए छोड़ दो। फुक्सियन ने अचानक दोनों हाथों से अपनी ड्रेस पकड़ ली, उसका चेहरा लाल हो गया। वह हकलाते हुए बोली, ये मैं इसे थोड़ा और देखना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे इस मामले में कोई अनुभव नहीं है। मैं और अधिक देखना चाहती हूँ और थोड़ा और अध्ययन करना चाहती हूँ। भविष्य में मैं एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ। राइन, ठीक है, तुम उन्हें देखते रहो लेकिन उन्हें परेशान मत करो, समझे? फुक्सियन ने बिना कुछ कहे थोड़ा सिर हिलाया। राइन ने अब एक नौकरानी को अपने पास बुलाया। तुम यंग मास्टर के लिए सबसे अच्छी ऊर्जा दवा और शारीरिक शक्ति की दवा तैयार करो। युवा मालिक को थकने मत देना, समझे? नौकरानी शर्म से मुस्कुराई लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया, जैसा राइन ने कहा था। राइन कुर्सी पर बैठी हुई लेथेल और अकना को देख रही थी जो बहुत ही तनावपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे और वह मन ही मन संतुष्ट थी। ठीक है, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगी जब तक कि उसके मन में काम वासना भर न जाए। जब उसके आसपास की औरतें उसे संतुष्ट न कर सके, तब वह अपने पंजे मेरी ओर बढ़ाएगा। हा, उस समय मेरे और उसके बीच एक वर्जित और उत्तेजक प्रेम शुरू हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसका विरोध करना चाहिए या सहयोग करना चाहिए? या क्या मुझे उसे और अधिक उत्तेजित करने के लिए थोड़ा विरोध करने का नाटक करना चाहिए? राइन ने अपने मन में कई संभावित परिदृश्यों के बारे में सोचा और वह इतना उत्साहित था कि उसका शरीर कांपने लगा। न्यूडब्ल्यू नॉवेल्स अपडेट्स नवंबर LBIN.com पर। अगली सुबह जब लेथेल उठा तो उसे थकान या सिरदर्द महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत अकना के साथ एक पागल रात के बाद वह बेहद सहज महसूस कर रहा था। हालांकि 2 दिन हो गए थे, अभ्यास के लिए सिमुलेशन स्पेस का उपयोग किए हुए 2 दिन हो गए थे। लेथेल ने आह भरी। उसे लगा जैसे वह प्रशिक्षण के बारे में भूल गया है और केवल वासना और महिलाओं में ही डूबा हुआ है। ठीक है, मुझे एक अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि सेक से मेरा शरीर सड़ जाएगा। उसने आह भरी और आज का काम शुरू कर दिया। सिस्टम, आज ही साइन इन करें। डिंग, आपने आज सफलतापूर्वक साइन इन किया और आइटम प्राप्त किया, ग्लव्स ऑफ डार्कनेस। नाम, शैडो ग्लव्स। रैंक A। वर्णन, इस दस्ताने को पहनने वाले को 50% डार्क एलिमेंटल पावर, 20% चपलता, 20% ताकत और 20% जादू आरक्षित प्राप्त होगा। नोट, यदि आप ये दस्ताना अपने हरम के किसी सदस्य को देते हैं और उस व्यक्ति के पास इस वस्तु से मेल खाने वाला तत्व है, तो उस व्यक्ति के हरम अंक बढ़ जाएंगे। अल्पविराम। लेथेल ने साइन इन रिवॉर्ड देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसे शक हुआ कि सिस्टम का अपना ही दिमाग है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने जो दस्ताने उसे दिए थे वे निश्चित रूप से एकना के लिए थे। सिस्टम ने उनके लिए एक नोट भी छोड़ा जिसमें उन्हें बताया गया कि इस दस्ताने का उपयोग कैसे करना है। लेथेल ने आह भरी। उसे असहजता महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसने मन ही मन सिस्टम को धन्यवाद दिया। धन्यवाद सिस्टम। उसने अपने बगल में लेटी हुई एकना की ओर देखा, उसका हाथ आगे बढ़कर उसके चेहरे को सहला रहा था। यह उसकी औरत है, एक खूबसूरत और प्यारी लड़की। जब उसने उसे 2 खंजर इस्तेमाल करते देखा तो उसे लगा कि वह एक खूबसूरत हत्यारी है। लेथेल ने धीरे से उसके माथे को चूमा, मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद अकना, मेरी औरत होने के लिए धन्यवाद। अचानक अकना ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, युवा मास्टर, मुझे अपने पास रहने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। ये सुनकर लेथल को लगा कि यह लड़की बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी कि उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे धीरे अपनी नाक को छोड़ दिया। तुम इतनी प्यारी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? युवा मालिक, फिर तो हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, ठीक है? अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने 2 मुलायम पहाड़ों के बीच खींच दिया। भले ही तुम मुझे भगा दो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और सदैव दूर खड़ा रहूंगा। लेथेल ने आह भरी और अकना को गले लगा लिया। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगा। इसके विपरीत मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। उन्होंने सिस्टम के भंडारण स्थान से क्षणिक निष्कर्ष निकाला और उन्हें अपने हाथों में रखा। मैंने देखा कि आप काले अवशेषों का उपयोग करते हैं। संभवतः आप जिस तत्व का उपयोग करते हैं वह अंधेरे से संबंधित है, इसलिए मुझे लगता है कि क्षणिक निश्चित रूप से आपके अनुरूप होंगे। अचानक चौंक गई। जैसे ही उसने अपने हाथ में काले धागे को पकड़ा, उसे लगा कि उसके अंदर एक बहुत ही भयानक जादुई शक्ति छिपी हुई है। इसके अलावा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जरूरी सच्चाई उसके इस्तेमाल के लिए ही बनी हुई थी। युवा मालिक, ये जरूरत, कृपया इसे स्वीकार करें। लेथेल ने तुरंत अपनी बात काटते हुए कहा, अब तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगा। ये सुनकर अचानक खुशी से मुस्कुराया, भले ही मैं सिर्फ एक साधारण नौकर हूँ, क्या आप अभी भी मुझे इतनी कीमती चीज देना चाहते हैं? बेशक, इसके अलावा मुझे परवाह नहीं कि तुम नौकर हो या नहीं, तुम मेरी औरत हो, यही काफी है। अचानक इतनी खुशी हुई कि वह फैलने वाली थी। उसने मन ही मन सोचा, लेथेल, शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पिछले जन्म में थे, इतनी देर से कि दूसरों को ये देखकर मूर्ख लगता है। लेकिन यही तो मुझे तुम में पसंद है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हारी दयालुता और अच्छे की रक्षा करूंगा। अकना ने सिर हिलाया। ओह, धन्यवाद यंग मास्टर, मैं निश्चित रूप से इसका उपयोग आपकी रक्षा के लिए करूंगी।
हा 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 हा, लेथल जोर से हंसा, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैं बहुत कमजोर हूँ, हा 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 हा। बेशक, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं निश्चित रूप से युवा स्वामी की रक्षा कर सकती हूँ। युवा मालिक, आप जिस लड़की से भी मिलें, उसके साथ फ्लर्ट करने में संकोच न करें। लेथेल, ओए, मुझे पता है कि तुम एक बड़ा नुकसान रखना चाहते हो और मैं इस पर रोक नहीं लगाऊंगी या आपत्ति नहीं करूंगी। अकना ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके विपरीत मुझे लगता है कि यंग मास्टर कई अद्भुत महिलाओं के लिए योग्य हैं। भले ही युवा स्वामी को मेरी परवाह न हो, फिर भी मैं अंधकार में रह सकता हूं और आपकी तथा आपकी पसंदीदा महिलाओं की रक्षा कर सकता हूं। लेथेल ने आह भरी, उसे लगा कि अकना बहुत मीठी है। उसने उसके सिर पर थपथपाया और कुछ नहीं कहना चाहता था। वह जानता है कि अब वह चाहे जो भी कहे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका यही कार्य उसके प्रति अपने प्यार को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या कल का पत्र सिकुड़ तक पहुंचा? जब इकना ने लेथेल को बोलते सुना तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। युवा मास्टर, मुझे सचमुच खेद है। कल मैं लेथेल ने अचानक मुस्कुराने की कोशिश की। माफ करना, मैं भूल गया था कि कल पूरे दिन तुम मेरे साथ थे। ठीक है, यह मेरी गलती है, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अखना ने यह सुना और सिर हिलाकर कहा, युवा स्वामी, आप वास्तव में बहुत दयालु हैं। लेथेल, अखना ने इतने छोटे से काम को भी दयालुता मान लिया, क्या उसने पहले भी कई भयानक चीजें झेली हैं? लेथेल ने मन ही मन सोचा कि इस दुनिया में नौकरों और दासों को क्या क्या सहना पड़ता है और तुरंत ही उसे अकना पर दया आ गई। शायद उसने बहुत अधिक कष्ट सहा है, इसलिए जब मैंने उसके प्रति थोड़ी मिठास और दयालुता दिखाई तो उसे तुरंत लगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। अकना कितनी दयनीय है। अकना को उलझन महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि लेथेल उसकी ओर दया भरी नजरों से क्यों देख रहा था। हालांकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, बस उसका उसकी ओर देखना ही काफी था। अकना ने पहले कपड़े पहने और फिर उसने उसे कपड़े पहनने में मदद की। हालांकि वह खुद भी यह काम कर सकता था, अकना ने कहा कि यह उसकी छोटी सी खुशी थी। अंत में उसने अकना को जो करना था करने दिया। बेशक, लाथेल को कपड़े पहनाने की प्रक्रिया में अकना ने उसे अपने मुंह से एक ऐसा प्रदर्शन भी दिया जिससे वह खुश हो गया। 30 मिनट से अधिक समय के बाद अकना ने अंततः उसे ड्रेसिंग कर दी। लेथेल अकना के साथ नाश्ता करना चाहता था, लेकिन उसके पास एक मिशन था और उसे राइन से मिलना था। अंत में वह केवल अकेले ही नाश्ता कर सकता था। हमेशा की तरह वह चार्लोट के कमरे में गया। उसे देखकर लेथेल ने फिर से आह भरी। हालांकि उसने कुछ नोटिस किया और तुरंत चार्लोट को घूरते हुए उसके पास गया। अजीब बात है, ऐसा लगता है उसके बालों की कुछ लंटें धीरे धीरे काली और लाल हो रही थीं। इसके अलावा उसकी झुर्रियां गायब हो गई हैं। हालांकि वे बहुत कम हैं, इतनी कम कि मैं उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता, लेकिन वे वास्तव में धीरे धीरे गायब हो रही हैं। लेथेल को अचानक अपने आंकड़े याद आ गए। एरिटेलिस के साथ ऐसा करने के बाद उसका स्तर 31 स्तर तक बढ़ गया। शायद जितना अधिक मेरा स्तर बढ़ेगा उतनी ही अधिक जीवन ऊर्जा चार्लोट को प्राप्त होगी। जान पड़ता है, लेथेल ने अचानक एरिटेलिस के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा, लेकिन वह पागल नहीं था। उसे उसकी भावनाओं के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ा। मुझे थोड़ी देर के लिए एरिटेलिस से मिलना है। निर्णय लेने के बाद लेथेल ने अपना सिर झुकाया, चार्लोट के माथे पर हल्के से चुंबन लिया और कमरे से बाहर चली गई। बाहर एक नौकरानी उसका इंतजार कर रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, युवा मालिक, राइन आज आपसे मिलना चाहता है। कब? नाश्ते के बाद, मुझे उम्मीद है कि आप उससे मिलने के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। नौकरानी ने अपना सिर झुकाया और कहा, उसने कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए उसे आपसे मिलना है। मुझे पता है। हालांकि लेथेल को नहीं पता था कि राइन उसे किस लिए ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से उसके और राइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्या एरिटेलिस और 5 नौकरानियां अब जाग गई हैं? क्या वे ठीक हैं? लेथेल का सवाल सुनकर नौकरानी लड़खड़ा गई। वे अभी तक नहीं जागे हैं। वास्तव में 5 नौकरानियां जाग गईं, लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद वे आराम करने लगीं। जहां तक एरिटेलिस की बात है, वह अभी तक नहीं जागी है। उस नौकरानी ने कहा, हमने डॉक्टर से उसकी जांच कराई। बेशक वह एक महिला डॉक्टर थी। हालांकि वह बहुत थकी हुई थी। यहाँ तक कि उसके शरीर में ऊर्जा भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर को ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के अनुकूल होने की आवश्यकता है, इसीलिए वह इतनी गहरी नींद में चली गई। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने नहीं सोचा था कि एरिटेलिस चार्लोट की तरह गहरी नींद में सो जाएगी। नो वी एल्बिन सी ओम पर नवीनतम नो वेल्स प्राप्त करें। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मानव रूप में नींद की गोली खा रहा हो। चार्लोट भी उसके संपर्क में आने पर गहरी नींद की अवस्था में चली गई थी और अब एरिटेलिस भी उसके संपर्क में आने पर इसी अवस्था में चली गई। आखिर क्या हो रहा है? उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तो क्या डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि एरिटेलिस कब जागेगा? डॉक्टर ने कहा है कि यह जल्द से जल्द, लगभग 2 दिन बाद या अधिक से अधिक लगभग 5 दिन बाद। लेथेल ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर ऊब दिख रही थी। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे राइन के पास ले चलो। युवा मास्टर। लिविंग रूम की ओर जाते हुए लेथेल ने यह सोचते हुए भौहें सिकोड़ी कि क्या उसे अपने से कमजोर लोगों के साथ ऐसा करना जारी रखना चाहिए या नहीं। दरअसल लेथेल को पता था कि जब वह ऐसा करता है तो वह पागलों जैसा व्यवहार करता है। केवल अकना जैसे शारीरिक रूप से मजबूत लोग ही इसे सहन कर सकते हैं। इसके अलावा जब वह ऐसा करता है तो वह प्रतिद्वंद्वी में ऊर्जा का एक स्रोत पंप करता है। अकना जैसे मजबूत लोगों के लिए ऊर्जा की वह मात्रा बहुत कम है। लेकिन एरिटेलिस या अन्य 5 नौकरानियों के शरीर में उसने जितनी ऊर्जा डाली है, उसे अवशोषित करने में उन्हें काफी समय लगेगा। एरिटेलिस इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण है। बहुत जल्दी ही लेथेल दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। नौकरानी ने 3 बार दरवाजा खटखटाया, फिर सिर झुकाकर उसे दरवाजा खोलने का इशारा किया। उसने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि राइन और उसके बगल में एक अन्य महिला बैठी हुई है। वह महिला बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल थे और चेहरा पूर्वी एशियाई सुंदरियों जैसा था। उसका शरीर थोड़ा छोटा है, लगभग 160 सेमी लंबा। उसकी त्वचा सफेद और होंठ लाल हैं। उसकी आंखें और पलकें थोड़ी लंबी हैं, फीनिक्स की तरह। जैसे ही लड़की ने उसे देखा, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, जिससे वह प्यारी लगने लगी। हालांकि वह थोड़ी चौंकी हुई लग रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। उसके हाथों ने अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। लेथेल को यह भी पता नहीं था कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था और उसे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, राइन। राइन ने मुंह बनाया। लेथेल को पता चला कि वह गलत थी और उसने तुरंत अपना मेहमान बदल दिया, माँ।
ओह, राइन ने अब संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और धीरे धीरे मुस्कुराया। लेथेल, यहाँ आओ, मेरे बगल में बैठो। लेथेल ने तुरंत वही किया जैसा उसने कहा था और वह उसके बगल में बैठ गई। जब राइन ने देखा कि लेथेल कोई अनियमित या मोटा नहीं दिखाई दिया, तो वह तुरंत खुश हो गई। उसने धीरे धीरे लेथल का हाथ थाम लिया और कहा, लेथल, मैं तुम्हारा और अपना के बारे में सब कुछ करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जो शिकायत कर सकते हैं। बाकी नौकरों से आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। मैं जरूर देता हूँ कि वे नौकरियां निश्चित रूप से विरोध नहीं करती। यहाँ तक कि अगर आपको कोई अन्य महिला पसंद आती है, तो मैं उन्हें आपके पास लाऊंगा। अरे, यह, लेथेल ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्म महसूस करते हुए कहा, धन्यवाद मम्मी। लेकिन अभी के लिए मुझे केवल आना और एरिटेलिस की जरूरत है। उसे लगा कि हालांकि राइन एक सुअर राक्षस की तरह मोटा था, लेकिन उसे नहीं लगा कि वह डरी हुई थी। इसके विपरीत उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब राइनी ने उसे इतनी सारी चीजें दी और उसके लिए कुछ नहीं कर सका। राइन ने उसे रहने के लिए जगह दी और उसकी हर जरूरत पूरी की। उसने उसे नौकरानियों का इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी। राइन ने तो एकना को अपनी निजी नौकरानी भी बना लिया था, जबकि उसे एकना और राइन के बारे में पता था। ठीक है, लेथेल, तुम्हें शर्मीली होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें लाड़ प्यार करना और तुम्हें सब हासिल करने में मदद करना जो तुम चाहती हो, यह मेरी जैसी माँ की जिम्मेदारी है। राइन ने लेथेल के सिर को सहलाते हुए धीरे धीरे कहा। उसकी हरकतें एक माँ जैसी थी, इसलिए लेथेल ने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन राइन अलग थी, उसके चेहरे पर अब लालच झलक रहा था, जिससे फुक्सियन चौंक गया। माँ, ये लड़की है। अरे, सॉरी, लेथेल, मैं भूल गया। राइन ने जल्दी से कहा, उसका नाम फुक्सियन है, वह तुम्हारा मंगेतर है। लेथेल, रुको, माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? लेथेल ने तुरंत कहा, क्या वह मेरी मंगेतर है? ये सही है। राइन मुस्कुराई और सिर हिलाया, क्या बात है? क्या वह पसंद नहीं है? क्या वह काफी सुंदर नहीं है या? अरे, वह, लेथल थोड़ा उलझन में था, वह नहीं जानता था कि इस समय क्या कहना है क्योंकि राइन ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। माँ राइनी, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, वह और मैं एक दूसरे को भी नहीं जानते। राइन मुस्कुराई और उसके सिर पर थपथपाया, कोई बात नहीं। लेथेल, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह चलना है। मैंने उसे आपके बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी है, और हाँ, मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला है। लेकिन लेथेल ने फुक्सियन की ओर देखा, फिर आह भरते हुए कहा, माँ, मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह कौन है, ये बहुत तेज है। कम से कम, मैं पहले उसके साथ कुछ समय तक खड़ा रहना चाहता हूँ। वास्तव में, फुक्सियन बहुत सुंदर है और उसके पास एक तरह की परंपरागत सुंदरता है। बेशक, जब राइन उसके लिए एक सुंदर महिला लेकर आया, तो उसे बहुत खुशी हुई। वह कैसे मना कर सकता था? हालांकि, कम से कम वह उसे जानने के लिए कुछ समय चाहता था और यह जानना चाहता था कि वह किस तरह का व्यक्ति है। राइन मुस्कुराई, उसने हाथ हिलाकर फुक्सियन को पहले बाहर जाने का संकेत दिया। ये देखकर फुक्सियन जल्दी से उठ खड़ा हुआ, राइन और लेथेल को प्रणाम किया, फिर बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राइन ने उसे देखा और कहा, लेथेल, फुक्सियन एक अच्छी लड़की है। इसके अलावा, वह रानी कैथरीन का तुरुप का पता है। क्या? इस बार लेथल चौंका, क्या मतलब है तुम्हारा? राइन ने सिर हिलाया और आगे कहा, कई स्रोत कह रहे हैं कि रानी कैथरीन फुक्सियन को विकसित करना चाहती हैं, ताकि वह अगली रानी बन सकें। लेथेल को इस बार इतना आश्चर्य हुआ कि वह हकलाते हुए बोला, ये वह, लेकिन उसके जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति, वह मेरी मंगेतर बनने का इरादा कैसे कर सकती है? इसके अलावा, रानी कैथरीन, क्या वह इस पर सहमत होंगी? राइन ने निराश होते हुए कहा, बेशक, रानी की सहमति से मैं उसे आपका मंगेतर नहीं बनने दे सकता। इसके अलावा, रानी भी इस बात से सहमत है। आखिरकार, फुक्सियन एक ऐसी जनजाति की महिला है जो साम्राज्य के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए केवल उसे साम्राज्य का आधिकारिक निवासी बनाया गया, वह मन की शांति के साथ साम्राज्य की सेवा कर सकता है। उसे इस साम्राज्य का आधिकारिक निवासी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक उच्च पदस्थ कुल से विवाह करना। महारानी ने साम्राज्य के अनगिनत पुरुषों में से चुनने के बाद आपने फैसला किया। लेथेल को यह सुनकर उलझन महसूस हुई। उसे लगा कि यह मुख्य किरदार की कहानी है, लेकिन अभी तक वह कहानी उस पर आ पड़ी। लेकिन मैं ही क्यों? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, माँ, यहाँ कोई गलती क्या है? मैं वास्तव में इस साम्राज्य का निवासी नहीं हूँ, मुझे ड्यूक की उपाधि आपके कारण प्राप्त हुई है। राइन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, लेथल, अपने आप को कम मत करो, अखबारों की बदकिस्मती हर कोई जानता है कि तुमने क्या किया। आपने अकेले ही 2 दयालु लोगों का सामना किया, आप दानव भगवान और अंधकार राजा के खिलाफ भी गए। परीक्षा के दूसरे दौर के दौरान आपने कई अन्य दयालु लोगों और अकादमी के कर्मचारियों को भी जवाब दिया। महारानी कैथरीन बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं कि आपने क्या किया। इसीलिए वह आपको सम्मानित करने के लिए एक विशेष उपाधि देना चाहती थी। यह, लेथेल ने अपना सिर खुजलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अस्थायी भावनाओं से प्रेरित होकर उसने जो कुछ किया उसका इतना बड़ा प्रभाव होगा। वास्तव में, इस तरह की अच्छी चीजों को मुख्य पात्र की होनी चाहिए, उसकी नहीं। हालांकि, ये समय मामला अलग है। वह एलेक्स और हैरिस को मारना चाहता है, इसलिए उसे मुख्य पात्रों के अवसरों का लाभ उठाया जाता है। या यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो कम से कम उसे ऐसे अवसर प्राप्त करने से रोकना होगा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, कुछ सोचा और कहा, अच्छा, हालांकि अभी मुझे बहुत काम करना है और मैं फुजियान को समय पर जानने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे आशा है कि आप और रानी मुझे समझ चुकी हैं। बेशक, रानी ने निराश होते हुए जवाब दिया, उसे भी नीच नजर से मत देखो। रानी द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद वह निश्चित रूप से साधारण नहीं है। यदि आपके पास हल करने के लिए कोई समस्या है, तो शायद आप उससे पूछ सकते हैं। लेथेल ने अपनी थोड़ी रागी और कहा, ओम, मैं कोशिश करूंगी, धन्यवाद, माँ। हा, तुम्हारा धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, बेशक मुझे तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ देना होगा। लेथेल ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं अभी भी आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। माँ, आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन मैंने आपका कुछ भी एहसान नहीं चुकाया है। तुम बहुत फुट हो। राइन ने अपना सिर हिलाया, धीरे धीरे से बुलाते हुए, मुझे बचे रहने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अच्छी तरह और खुशी से रहते हो, मुझे खुश रखने के लिए यही काफी है। लेकिन अगर तुम मुझे चुकाना चाहते हो, तो राइनी अचानक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई, उसके गाल की ओर इशारा करते हुए, तुम मुझे चूम सकती हो। ये सुनकर लेथेल को थोड़ा असमंजस हुआ। मुझे पता है, मैं बहुत बुरा हूँ, माफ करना, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। राइन ने अपना सिर झुकाया और जल्दी से जल्दी
नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत की परवाह नहीं है। ये तो बस, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह ऐसा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? एक लड़के का अपनी माँ को चूमना आम बात है ना? राइन ने तुरंत पूछा। ये सुनकर लेथेल को लगा कि राइन की बातें बहुत उचित थीं। वैसे भी, उसने अपने रिश्ते को माँ और बेटे के रूप में परिभाषित किया, इसके अलावा, एक बेटा अपनी माँ को चूमता है, जो बेहद सामान्य है। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर धीरे-धीरे राइनी के गाल को चूमा। जब राइन ने महसूस किया कि लेथेल के होंठ उसके गालों को छू रहे हैं, तो उसका चेहरा अंगारों की तरह लाल हो गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वाह, लेथेल, तुम सच में मेरे अच्छे बेटे हो। राइन इतनी खुश थी कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसे गले लगा लिया। अरे, राइन, नहीं, माँ, लेथेल ने संघर्ष किया, उसकी भयानक चर्बीदार मांस से बचने की कोशिश करते हुए। उसे कोई घृणा महसूस नहीं हुई, वह सिर्फ सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ ही क्षण बाद, वह अंततः राइन के प्रेमपूर्ण आलिंगन से मुक्त हो गया। माँ, क्या आप मुझे इतनी जोर से गले लगाना बंद कर सकती हैं? रुको, क्या आपका वजन 7 किलो से अधिक कम हो गया है? ये सही है, राइन ने खुशी से सिर हिलाया, आपके तरीके की बदौलत, मैंने बहुत वजन कम कर लिया है। अगर हम इसी तरह जारी रखेंगे, तो सिर्फ 1 महीने में हम अपने आदर्श वजन तक पहुंच जाएंगे। लेथेल भी ये सुनकर खुश हुई, माँ, मुझे सुंदरता की परवाह नहीं है, लेकिन आपका वजन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। वजन कम करने से न केवल आप अधिक सुंदर बनती हैं, बल्कि मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्या आप समझती हैं? राइन ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। धन्यवाद, लेथेल। उसे अचानक अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई और उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर वह उस समय भी उसके साथ रहती और उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करती, तो शायद वह उसकी गर्मजोशी का आनंद ले पाती। नहीं, अभी भी समय है। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है और मैं इस मौके का पूरा लाभ उठाऊंगा। नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें और nobelben.com। लाथेल, मैंने बहुत सावधानी से योजना बनाई है, तुम निश्चित रूप से मेरी बाहों से बच नहीं पाओगे। लेथेल को अचानक राइन की आंखों में एक अजीब सी भावना झलकती हुई महसूस हुई। हालांकि उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। अचानक राइन ने कहा, लेथेल, मुझे पता है कि तुम और चार्लोट पिशाच हैं। यह, लेथेल चौंका, उसने दांत पीसते हुए, आहरते हुए कहा, माफ करना, माँ। मैं नहीं, राइन ने अचानक उसके हाथ पकड़ लिए और उन्हें प्यार से सहलाया, चिंता मत करो, मुझे पता है कि यह सामान्य बात है कि तुम मुझसे यह बात छिपाते हो। मैं निश्चित रूप से यह जानकारी प्रकट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इस वजह से फुजियान के साथ सगाई वापस लाने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? लेथेल ने असमंजस में पूछा। मुझे पता है कि आपको चार्लोट की जीवन ऊर्जा के मुद्दे पर सिरदर्द हो रहा है क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही है। राइन ने आह भरते हुए कहा। यद्यपि जीवन ऊर्जा को पुनः भरने वाली औषधियां उसकी मदद कर सकती हैं, फिर भी उनकी अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा, ये सबसे अच्छा समाधान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, फुक्सियन एक ऐसी जनजाति से आता है जो इस साम्राज्य के नियंत्रण में नहीं है। हालांकि उस जनजाति के पास बहुत ही अजीब प्रकार का जादू है। इस प्रकार का जादू युवावस्था को लंबा करने में मदद कर सकता है और यह जीवन ऊर्जा को भी पुनः प्रदान कर सकता है। सचमुच? लेथेल चौंका और पूछा, तो अगर मैं फुक्सियन से शादी कर लूं, तो क्या मैं उस तरह का जादू पा सकती हूँ? हा हा हा, राइनी जोर से हंसी, मेरे मूर्ख बेटा, अगर सब कुछ इतना सरल होता, तो मैं उसे जादू लेकर तुरंत दे देता। समस्या आपकी सोच से कहीं अधिक जटिल है। फुक्सियन कुलपिता की बेटी है। केवल कुलपिता को ही दूसरों पर इस प्रकार का जादू करने का अधिकार है। फुशियान से शादी करने के लिए आपको कुलपिता की प्रस्तुति लेनी होगी, जो फुशियान के पिता भी हैं। उसके बाद आपको कई चीजों को पार करना होगा। यदि आप उन सभी चीजों को पार कर लेते हैं और फक्सियन से शादी करते हैं, तो आपके पास वह जादू होगा जिसे उस जनजाति के कई लोग चाहते हैं। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है मुझे निश्चित रूप से यह साजिश जीतना है। रुको, अगर मैं प्लॉट पर कब्जा कर लूं, तो क्या सिस्टम मुझे सजा देगा? वह भौहें सिकोड़ी। उस लड़ाई के बाद, जब भी उसके मन में हैरिस और एलेक्स को मारने का डर आता था, तो सिस्टम उसे चेतावनी संदेश नहीं देता था। उसने मन ही मन सोचा, क्या व्यवस्था उसे ऐसा करने की दे सकती है? लेथेल को पता नहीं था, लेकिन वह सिस्टम की सीमा की जांच करने की कोशिश कर सकती थी। अगर उसे सिस्टम की दशा पता होती तो वह अधिक आसानी से काम कर सकती थी। भविष्य में अगर कोई पुरुष नायक उसके साथ परेशानी खड़ी करना चाहे तो उसका विरोध भी किया जा सकता था। धन्यवाद, माँ, मैं इस मामले पर नंबर से विचार करूंगा। ओह, राइन ने सिर हिलाया और एक सच्ची माँ की तरह लेथल के सिर को धीरे धीरे थपथपाया, क्या आपके पास अभी भी सोने के सिक्के हैं? यह, माँ, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत कुछ बाकी है। हा हा हा, अगर आपके पास इतना होता है तो आप इरिटेलिस खरीदने के लिए मेरे द्वारा दिए गए कार्ड का उपयोग नहीं करते, है ना? राइन की बात सुनकर लेथेल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी माँ के पैसे से गुलाम बनना एक शर्मनाक काम था। मैं वह पैसे चुकाऊंगा, ऐसे मत बोलो, लेथल, तुम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी मर्जी के लिए कर सकते हो, मैं ऐसा दोष नहीं दूंगा। राइन ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, मुझे बस ये डर है कि आपके पास उपयोग करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। मुझे ये भी पता है कि आप मिकोनिया और टेनरिस के साथ सहयोग करने का इरादा रखते हैं, है ना? यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। इस कार्ड में 1 बिलियन सोने के सिक्के हैं, आप इसका उपयोग अपनी निर्भरता कर सकते हैं। लेथेल, माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही अवैध मुद्रा छाप रही हैं, है ना? राइन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह थोड़ा नाराज हुई और उसके सिर पर थपथपाया, यह मेरा पैसा है, तुम ऐसा क्यों संतुष्ट हो कि मैं परेशान पैसा बनाऊं? लेथेल ने मुंह बनाया, तो आपके पास इतना पैसा है, मुझे लगता है कि इस साम्राज्य के भंडार में आपका इतना पैसा नहीं है। बेशक, राइन मुस्कुराए और कहा, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा है। अमलेट से बेहतर, राइन ने आह भरी, बेशक यह उसका अच्छा नहीं है। हालांकि, मैं कम से कम आपको पैसे की चिंता किए बिना 1000 साल तक धन में रहने दे सकता हूँ। लेथेल, राइन की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वह धरती में बंद कोई जानवर हो। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, माँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, आपको मुझे इतना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन, ठीक है, लेथेल ने राइन को टोकते हुए कहा, तो मैं 200 मिलियन सोने के सिक्के लगाऊंगा, अगर मुझे और चाहिए तो मैं फिर और लाने के लिए कहूंगा। अच्छा, राइन ने खुशी से कहा, लेथल, व्यापार में दुर्भाग्य सामान्य है। बहुत अधिक प्रयास न करें, भले ही आप असफल हो जाएं, मैं आपको फिर से शुरू करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराऊंगा।
मैं बहुत अमीर हूँ, चाहे तुम कितना भी सोना चाहो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पर्याप्त है। समझे? ये सुनकर लेथिल ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। उसने और राइन ने थोड़ी देर बातचीत की, फिर वह उसे कमरे में अकेला छोड़ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दरवाजे पर भूखे पेट हुई। लेथिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कौन? मैं फिक्सियन हूँ। फुक्सियन। लेथिल को वह लड़की याद आ गई जिसके बारे में राइन ने बात की थी। उसने आँख भरते हुए कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और लाल हालत वाली काली पोशाक पहने एक व्यक्ति अंदर आया। वह सुंदर ढंग से चलती थी, लेकिन फिर भी एक विशाल की तरह महान सुंदरता रची गई थी। वह लंबे काले बाल झरने की तरह बह रहे थे और उनका खूबसूरत एशियाई चेहरा इस समय हल्का लाल हो गया था। वह लेथिल के सामने चली गई और दांतों के बल पर चली गई। घातक, सिग्मा डिग्री रो डिग्री। ओए, तुम क्या कर रहे हो? वह जल्दी से आगे बढ़ने और उसे खड़ा होने में मदद की, लेकिन वह अभी भी जमीन पर घुटने टेकने की कोशिश कर रही थी। मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं। कृपया मुझे मारें नहीं या वेश्यालय में न बेचें। मैं सचमुच धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी मंगेतर बनना स्वीकार किया। उसने अपनी बात खत्म की और अपने सिर जमीन पर रख दिया, मानो वह उसे प्रणाम कर रही हो। लेथिल इतना हैरान हुआ कि उसने अपना मुंह खोल दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें वेश्यालय में क्यों बेचूंगा? हे, फुक्सियन ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर थोड़ी मासूमियत और उलझन थी। सच में? क्या तुम सचमुच मुझे वेश्यालय में नहीं बेचोगे? ये सही है। लेथिल ने आह भरी और सिर हिलाया। लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझसे ऊब जाओगे और मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे बेच दोगे। यह तुम झिझक रहे थे, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में भी यही विचार आया है ना? फुक्सियन अचानक जोर से चिल्लाया, हो, मेरा भाग्य इतना दर्दनाक क्यों है? शायद ये वास्तव में देवताओं द्वारा मुझे दी गई नियति है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन कृपया देवताओं मुझे बताएं, अगर मैं बिक गया तो मुझे क्या करना चाहिए? लेथिल, ओए, कृपया थोड़ा शांत हो जाओ। उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ और उसने कहा, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बेचूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे विचार अजीब हैं। हे, क्या मैं वास्तव में इतना अजीब हूँ? फुक्सियन अचानक पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से रोई, उसके आंसू दो धाराओं की तरह बह निकले, जिससे लेथिल चौंक गया। नहीं, मेरा मतलब यह है कि माफ करना, तुम सही हो, हर कोई हमेशा कहता है कि मैं एक अजीब व्यक्ति हूँ। फुक्सियन रोया और कहा, लेकिन मैं इस तरह अजीब नहीं बनना चाहता। मेरे पिता ने भी कहा कि मैं अजीब हूँ, फिर उन्होंने मुझे परिवार से बाहर निकाल दिया। लोग मुझे धूमकेतु कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, अजीब कहते हैं। हो, मैं ऐसा नहीं कहलाना चाहता। मैंने यथासंभव सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन लोगों को अब भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सामान्य हूँ। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हो, लेथिल, आखिर हो क्या रहा है? उसने मन ही मन डांटा, इस लड़की को क्या हो गया है? रुको, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह बहुत ज्यादा सोचने वाली किस्म की है? लेथिल जब धरती पर रहती थी तो उसे इस तरह के लोग मिले थे। वे सभी बेहद प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उनका आत्मसम्मान कम था और वे बहुत ज्यादा सोचते थे। वे हमेशा अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं और थोड़ा अजीब व्यवहार करते हैं, इसलिए लोग उनके करीब नहीं आ पाते और सोचते हैं कि वे सचमुच अजीब हैं। लेकिन जब आप उन्हें अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि वे अजीब नहीं हैं। इसके विपरीत आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यह एक बहुत ही विशाल दुनिया है जो रंगों और अनगिनत जादुई चीजों से भरी है जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। लेथिल ने सोचा कि चूंकि फुक्सियन रानी की उत्तराधिकारी बन सकती है, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास दूसरों की तुलना में कुछ अधिक विशेष होगा। उसने भौहें सिकोड़ी, एक पल सोचा, फिर बैठ गया और उसकी बात काटते हुए बोला, फुजियान, क्या तुमने कभी केक खाया है? केक? फुक्सियन बड़बड़ा रहा था जब उसने लेथिल की आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा और उलझन में पूछा। लेथिल ने अपने भंडारण स्थान से एक छोटा डोनट जैसा केक निकाला, जो मुलायम और मीठी क्रीम की एक परत से ढका हुआ था। ये पहली बार था जब उसने इस प्रकार का केक बनाया था और उसे नहीं पता था कि इसका स्वाद कैसा होगा। हालांकि लेथिल ने इसे खाया और उन्हें लगा कि यह बहुत स्वादिष्ट है, फिर भी उन्हें इसे परखने के लिए कुछ स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी। खैर, लेथिल को मिठाई बहुत पसंद नहीं थी, इसलिए शायद उसकी राय थोड़ी विकृत होगी। फुक्सियन ने लेथिल के हाथ में केक देखा और वह उलझन में पड़ गई। उसने पहली बार ऐसा केक देखा था। उसे ये भी नहीं पता था कि केक के ऊपर की क्रीम की परत खाने योग्य है या नहीं। NOBelbon.com पर सबसे नए नॉवेल्स खोजें। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? लेथिल ने सिर हिलाया, बेशक, आप इसे खा सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने केक फुक्सियन को थमा दिया। उसने केक को अपने हाथ में लिया और धीरे से एक टुकड़ा चबाया। केक उसके मुंह में गया और उसके मुंह में एक नर्म और मीठा एहसास फूट पड़ा, जिससे उसकी स्वाद कलिकाओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक सिम्फनी में डूब गई हों। वाह, ये तो। फुक्सियन की आंखें उसके हाथ में केक को देखते हुए दो सितारों की तरह चमक उठी। लेथिल, तुमने ये केक कहाँ से खरीदा? मैं भी ऐसा ही एक खरीदना चाहता हूँ। आप इसे खरीद नहीं सकते। हे, लेथिल की बात सुनकर फुक्सियन ने असमंजस में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह विलुप्त हो गया है? वह रोने लगी, हो, ड्यूक ऑफ केक्स, तुम कितने दुखी हो, क्या तुम्हें सबने खा लिया है? क्या तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कबीला, सब खा गए हैं? लेथिल, पेस्ट्री ड्यूक आखिर है क्या? उसने केक को भी एक शीर्षक दे दिया है। उसने आह भरकर अपना सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि यह एक केक है जो मैंने खुद बनाया है, आप इसे कहीं और नहीं खरीद सकते। क्या आपको ये पसंद है? हे, तुमने इसे बनाया? फुक्सियन के चेहरे पर अविश्वास था, सच में? तुम खाना बनाना जानते हो? क्या तुम केक बनाना जानते हो? लेथिल ने सिर हिलाया, ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए हर दिन खाने के लिए केक बना सकता हूँ। जब तक तुम मेरी पत्नी बनोगी, मैं तुम्हें ऐसे कई स्वादिष्ट व्यंजन अवश्य खाने दूंगा। वाह, फुक्सियन की आंखें चमक उठी और चमकती रोशनी ने लेथिल को चौंका दिया। मैं सहमत हूँ। अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेथिल। उसने तुरंत उसे फिर से प्रणाम किया, फिर अपना सिर उठाया और खुशी से मुस्कुराए, अगली बार कृपया मेरी मदद करें। यह मेरी पहली पत्नी है, शायद ऐसी कई चीजें होंगी जो आपको दुखी करेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक बार फिर, मैं सचमुच आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेथिल, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी।
एक केक के बदले एक खूबसूरत महिला मिल सकती है। क्या इस दुनिया में उससे भी आसान कोई काम है जो उसने अभी किया? हालांकि अगर मैं फुक्सियन को अपनी पत्नी बना लूं, तो भी सिस्टम मुझे चेतावनी देने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं करेगा। तो दो स्थितियां होंगी, वह महिला नायक नहीं है, या मैं इस दुनिया के नियमों को प्रभावित किए बिना किसी तरह पुरुष नायक का अवसर चुरा सकता हूं। इस दुनिया के नियमों के अनुसार मैं नायिका के हरम और नायक के अवसर को नहीं चुरा सकता। लेकिन शायद अभी भी कोई रास्ता है जो मुझे उन नियमों से बचने में मदद कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फुक्सियन ने अचानक बोलना जारी रखा। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज में थोड़ी शर्म थी। मुझे मुझे रानी के लिए काम करना है, इसलिए मैं ठीक है, मैं समझ गया। लेथिल मुस्कुराई और कहा, हर किसी का अपना मिशन होता है, मैं निश्चित रूप से भी कोई दोष नहीं देती। तुम बस रानी के पास जाओ और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। मैं नौकरों से हर दिन तुम्हारे लिए केक लाने को तैयार हूँ। हे लेथिल, तुम बहुत दयालु हो। फुक्सियन की आंखें थी मानो वह रोने वाला हो। ये पहली बार है जब किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। हो। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, रानी मुझे पैसे भी नहीं देती। क्या? लेथिल ने भौहें सिकोड़ी। उसने सोने के मुस्कान से भरा एक थैला निकाला और फुक्सियन को दे दिया। मुझे नहीं लगता कि रानी इतनी कंजूस है। आछू, जब वह अचानक छींक आए और रानी गाड़ी में बैठी थी, तो वह चिल्लाने लगी। अजीब बात है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में कुछ बुरी बातें कह रही है। फुक्सियन, तुम इतनी देर तक क्यों बात कर रहे हो? क्या ये हो सकता है? वे राइन को अचानक याद आया कि कल उद्यान में लेथल और अकना के बीच क्या हुआ था। उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा, ताकि हम निश्चिंत होकर फुजियान को प्रशिक्षित करना जारी रख सकें। लेथिल लौटकर फुक्सियन को कुछ सोने के सिक्के और केक देकर वह खुशी खुशी चली गई। उसने ये भी वादा किया कि अगर उसके पास खाली समय होगा तो वह उसे ढूंढने के लिए वापस आएगी। फुक्सियन के जाने के बाद लेथिल ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि एक ही सुबह में बहुत सारी परेशानियां आ गई थीं। सिस्टम, मेरी व्यक्तिगत जानकारी निकालें। अल्पविराम, नाम लेथिल, स्तर 31, ऊर्जा अंक 16,000/25,000, प्रतिभा पृथ्वी सी थंडर बी, लकड़ी डी, हीलिंग बी, आग बी, अनुकूलन बी, नौकरी रॉयल शेफ सी, कुल मास्टर बी, कार्य एकीकृत स्थान जोड़ बी, जी नए कार्य 82%, हरेम अंक अकना 300, इरिटेलिस 700, अन्य 50, पूजा स्थल 1820। अल्पविराम, हे यद्यपि अकना का हरेम स्कोर बढ़ा, लेकिन यह इरिटेलिस से कम था। रुको, पूजा इतनी जल्दी क्यों बढ़ गई? ऐसा क्या हो सकता है कि दूसरे लोग भी मेरी पूजा कर रहे हैं? उनकी यादों के अनुसार उनकी पूजा का बिंदु इतना ऊंचा नहीं था। भले ही पूरी योडल जनजाति उनकी पूजा करती हो, फिर भी उनकी डब्ल्यूपी इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती थी। हालांकि लेथिल को यह स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि क्या हो रहा था। वह डब्ल्यूपी का उपयोग करना भी नहीं जानता था, इसलिए अंत में उसे उस समस्या को अनदेखा करना पड़ा। आगे ये हरम पॉइंट है। उसे लगता है कि इरिटेलिस का हरेम पॉइंट अकना से अधिक है, क्योंकि इरिटेलिस उसे मात देने में मदद कर सकता है। जहां तक अकना की बात है, अकना के हरम करीब 150 अंक बढ़ गए, संभवतः उन दास्तानों की बदकिस्मती जो उसने उसे दी थी। इसके अलावा जो सिस्टम अन्य दिखा रहा है, वे संभवतः 5 नौकरियां हैं जो उसके साथ सोई थीं। ऐसा लग रहा था कि उन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए हरेम पॉइंट ने उन 5 लोगों को कुल 50 अंक ही दिए। सबसे खास बात यह है कि नया काम अभी भी 82% पर ही है। उसे पता नहीं था कि यह नया फंक्शन कब पूरा होगा, जिससे उसकी उत्सुकता और भी बढ़ जाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक दरवाजे पर मर गई। युवा मालिक। बाहर से एक नौकरानी की आवाज गूंजी, सब कुछ तैयार है। लेथिल ने यह सुना और मुस्कुराकर कहा, अच्छा। वह उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट थी और वह कमरे से बाहर चली गई। अल्पविराम, एक व्यक्ति छोटे से पब में भूरे रंग का लबादा और चेहरे को हुड से ढककर अंदर आया। वह व्यक्ति एक बार में गया, बोला और मेज पर 10 सोने के सिक्के और एक छोटा बिल्ला रखा। कमरा 04 औसत। बारटेंडर की भौहें तंग गईं, हालांकि जब उसने बिज्जू देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने भूरे वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा, भौहें सिकुड़ी और कहा, पासवर्ड। बंगनी मछली की पूंछ वाली नीली परी। कृपया। बारटेंडर ने यह सुना, 10 सोने के सिक्के और बिल्ला ले लिया, फिर मेज पर एक छोटा कार्ड रख दिया। ग्रे कलर के लबादे में घिरे व्यक्ति कार्ड लेकर ऊपर चला गया। वह व्यक्ति एक छोटे से कमरे में गया और कार्ड को दरवाजे पर रख दिया। जैसे ही कार्ड ने दरवाजे को छोड़ा, एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। ड्राक, कुछ उपहार की आवाज आई और भूरे रंग का लबादा पहने व्यक्ति ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा काफी अंधेरा था। कमरे की एकमात्र खिड़की 2 मोटे पर्दों से ढकी हुई थी। कमरे में रोशनी मुख्य रूप से कमरे की छत से लटकती 3 मोमबत्तियों से आ रही थी। रोशनी थोड़ी कम थी, केवल इतना ही पता चल रहा था कि कमरे में बैठा व्यक्ति एक आधी उम्र का आदमी है। ग्रे रंग का लबादा पहने व्यक्ति ने अपना हुड उतार दिया, जिससे उसका अत्यंत सुंदर, लगभग संपूर्ण चेहरा सामने आ गया। हालांकि उन आंखों में कुछ ऐसी ही स्थिति थी। ये सही है, ये सही था। वह नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वह। उसने भौहें सिकोड़कर से पूछा, आप कौन हैं? कुर्सी पर बैठे आधे व्यक्ति ने सिर घुमाकर अपनी ओर देखा, आह भरी और कहा, अभी कुछ ही दिन बीते हैं, अब जब तुम्हारे पास बुलाने के लिए एक और आदमी है, तो क्या तुम मुझे भूल गए हो? हाँ। सकूत ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। उसकी आंखें अंधेरे कोने पर केंद्रित थीं। फिर उसने बोर्बन की ओर देखा और कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे पिता का वेश धारण कर सकते हो। अगर ऐसा पता चलता है कि मेरी गुप्त बैठक कहाँ है, तो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप टोरकना। बोर्बन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने अंतरिक्ष बैग से एक तलवार निकाली जिस पर थोड़ा खून लगा हुआ था। वह भरी और कहा, लगता है तुम ये तलवार भूल गए। सुकूत। वह भौंचक कर रह गया। उसकी आवाज में थोड़ी सावधानी थी। क्या आप सचमुच मेरे पिता हैं? ये सही है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें रोकने के लिए। आपका क्या मतलब है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकें। बोर्बन ने आह भरते हुए कहा। ये सुनकर सुकून के दिल में जो घबराहट थी, वह तुरंत दूर हो गई। वह तिरस्कारपूर्वक हंसती है, हाँ 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 हाँ, माफ करना, लेकिन अब वह मेरा आदमी है। बोर्बन, भले ही तुम मेरे पिता हो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। बोर्बन ने अपना सिर हिलाया, अगर यह मुझ पर असर नहीं करता, तो मैं तुम्हारी तलाश नहीं करूंगा। हालांकि एलेक्स बहुत खास है, उसके पीछे एक विशाल संगठन है। इसके अलावा दानव भगवान उसकी रक्षा करता है। नो वी एल्बन को पर अपडेट किए गए उपन्यास पाएं। क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? थोड़ा चौंका, एलिक को दानव भगवान द्वारा कैसे संरक्षित किया जाता है?
बोर्बन ने आह भरते हुए कहा, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हालांकि शाही परिवार और उच्च पदस्थ रईस सभी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। करोल मैजिक अकादमी प्रवेश परीक्षा के तीसरे दौर के दौरान दानव भगवान अपनी रक्षा के लिए उपस्थित हुए। भले ही दानव भगवान ने प्रकट होने के लिए एक कठपुतली का शरीर उधार ले लिया था, लेकिन ये सब देखने के लिए पर्याप्त था कि एलेक्स की पहचान सरल नहीं है। अगर तुमने एलेक्स को बताया कि तुम एक आदमी हो, तो मुझे डर है। वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। जब वह गुस्से में होता है, तो हम नहीं जान सकते कि वह कुछ भयानक चीजें कर देगा। ये सुनकर सकुचा की भौहें तन गईं। वह अचानक लालची और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। जो कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानता, वह बस यही होगा कि उसकी मुस्कान आकर्षक है। लेकिन वह बोर्बन की आंखों में मुस्कुराकर उसे चिंतित कर रही थी। हा, नमस्ते, आप गलत हैं। आपने जो कहा उससे मुझे डर नहीं लग रहा है। इसके विपरीत इससे मैं और भी अधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। सुकूत ने सौंपे हुए कहा, मेरा आदमी निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हा, ये और भी बेहतर है। शुभकामना, मुझे धीरे धीरे एलेक्स को बदलते हुए देखें, उसे अपना आदमी बनाएं, मुझे स्वीकार करें, मेरे बारे में सब कुछ स्वीकार करें। तुम, बोर्बन ने सकुचाते हुए कहा, तुम रुक जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तुम मजाक कर सको। तुम गिलोटिन के नीचे नाच रहे हो, क्या ये पता है? ये बात इसे और भी रोमांचक बनाती है। हा, सकुत जोर से हंसा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी सराहना करता हूँ, इसीलिए मैं आपको पिताजी कहता हूँ। अगर मैं आपका सम्मान नहीं करता, तो मुझे डर है कि आप जमीन पर पड़े एक लाश बन गए होते। बोर्बन ने अपने हाथों को इतनी कसकर जकड़ लिया कि वे सफेद हो गए और कठोर आवाज में कहा, उस समय जब उसने तुम्हारे जैसे जानवर को जन्म दिया, मुझे तब से तुम्हें मार देना चाहिए था। हा, सकुत को गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत वह जोर से हंसा, जैसे कि वह बोर्बन का तिरस्कार कर रहा हो। ये सही है, तुम्हें मुझे उसी समय मार देना चाहिए था। हालांकि तुम बहुत कमजोर हो, अब तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं है। बोर्बन चिल्लाया और उसने अपनी तलवार सकुत की ओर घुमाई। हालांकि जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, उसे अचानक अपनी आंखों में दर्द महसूस हुआ। टकराना, बोर्बन ने तलवार छोड़ दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और तेज आवाज हुई। हाँ, तुम में तलवार चलाने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम मर जाओ। सकुत ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैंने तुम्हें मारने का इरादा किया था। हालांकि अगर तुम इतने कमजोर हो, तो मैं तुम्हें जीने दे सकता हूँ। या अगर तुम वापस आना चाहते हो, तो मुझे तुम्हें चाकू घोंपने दो। हा। तुम, बोर्बन कांप उठा, इतना गुस्सा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना पागल इंसान है। सकुत की नजर में वहां कोई नैतिक सीमाएं नहीं थी, केवल उसकी वासना और पागलपन था। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे वर्तमान जीवन को और परेशान करो। सकुत मुस्कुराया और कहा, और फिर कभी मेरे सामने मत आना। सकुत ने बोलना समाप्त किया और चला गया। बोर्बन को जमीन पर बैठा छोड़ दिया। वह आहें भर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी समय कमरे के कोने में अंधेरे से एक पुरुष और एक महिला प्रकट हुए। वह पुरुष लेथेल है और महिला वह सक्कुबस लड़की है जिसे टिंडस लेथेल के पास लाया था, अर्थात नोरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया, बॉबन। फिर बोर्बन ने आह भरी। वह धीरे से खड़ा हुआ और चिंतित होकर बोला, ड्यूक लेथेल, आपका वादा। लेथेल ने तुरंत बोर्बन की बात बीच में ही रोक दी। बेशक, तुम्हारा सारा कर्ज एलेक्स के सिर पर डाल दिया जाएगा। उन्होंने अंतरिक्ष रत्न से एक छोटा सा थैला निकाला, उसे बोर्बन को दिया और आगे कहा, इसके अंदर 100,000 सोने के सिक्के हैं। इस पैसे से आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। बोर्बन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने पैसे स्वीकार करने का फैसला किया। धन्यवाद ड्यूक। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्या आप समझा सकते हैं? बेशक, बोर्बन ने सिर हिलाया। सकुत को नींद की बीमारी क्यों है? ये सुनकर बोर्बन ने आह भरी। उसने एक पल सोचा, फिर कहने का फैसला किया, क्योंकि यही उसकी योजना थी। क्या? लेथेल ने असमंजस में बोर्बन की ओर देखा। बोर्बन ने सिर हिलाया और कहा, शुरू में सकुत को मैं पसंद थी। लेथेल, इसके बाद उसे लगा कि मैं उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उसने अपना लक्ष्य बदल दिया। लेथेल, जब वह कई अन्य पुरुषों से परिचित हो गया, तो वह ऊब गया और अपने लिए एक राजकुमार ढूंढना चाहता था। लेथेल, अंत में उसने जहर पी लिया। हालांकि यह जहर था, लेकिन इसका उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, इससे वह केवल गहरी नींद में चला गया। लेकिन लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? बोर्बन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन आखिरकार उसने समझाया, सकुत को लगता है कि करोल के लोगों में उसके लिए कोई भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जिसके पास अधिक उन्नत प्रतिभा हो, अधिमानतः एक फार्मासिस्ट जादूगर। आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने उच्च श्रेणी के फार्मासिस्ट जादूगरों को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे सभी बुजुर्ग हैं और निश्चित रूप से सकुत को ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझसे केवल युवा फार्मासिस्ट जादूगरों की भर्ती करने को कहा। यदि कोई उनकी बीमारी का इलाज कर देता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में प्रतिभाशाली है, वास्तव में उनकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। लेथल अंडरस्को, आखिरकार एलेक्स वह व्यक्ति है जिसकी तलाश सकुत को थी। वह एक प्रतिभाशाली फार्मासिस्ट जादूगर और अपार संभावनाओं वाला जादुई तलवारबाज दोनों है। सकुत अब निश्चित रूप से एलेक्स को नहीं छोड़ेगा, वह एलेक्स से डिस्क की तरह चिपका रहेगा। लेथेल इस समय वास्तव में एक प्रश्न पूछना चाहते थे, क्या मानवता अब इतनी भयानक हो गई है? आदर्श प्रेमी को खोजने के लिए सकुत ने एक बहुत ही भयानक योजना बनाई। इस समय लेथेल को भाग्यशाली महसूस हुआ क्योंकि उसे बोर्बन मिल गया था, इसलिए बोर्बन ने भेस कौशल का उपयोग करने के बजाय सकुत को यहां आने के लिए धोखा दिया। यदि लेथेल ने उस कौशल का उपयोग किया, तो सकुत उसे तुरंत पहचान लेगा। लेथेल को याद आया कि कैसे सकुत उस समय सावधान हो गया था जब वह कमरे में दाखिल हुआ था और असली बोर्बन को देखा था। इससे पता चलता है कि सकुत बेवकूफ नहीं है, अरे नहीं, वह बहुत होशियार है। ठीक है, आप जा सकते हैं। लेथेल की बातें सुनकर बोर्बन खुश हुआ, अपना सिर झुकाया और बोला, धन्यवाद ड्यूक लेथेल। मैं निश्चित रूप से आज के दिन के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहूंगा। ओह, लेथेल ने सिर हिलाया, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोर्बन मर चुका है, समझे? बोर्बन ने तुरंत सिर हिलाया, मैं समझ गया। बोर्बन के जाने के बाद लेथेल ने अपने पीछे खड़ी सुकुबस लड़की नोरा की ओर देखा और कहा, क्या तुमने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा? नोरा मुस्कुराई और सिर हिलाया, बेशक। चिंता मत करो ड्यूक, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं यह मिशन पूरा कर सकती हूँ। लेथेल ने टिंडस द्वारा दी गई खून की शीशी नोरा को फेंक दी और कहा, इसका सावधानी से उपयोग करें। एक बात याद रखें, उस फूलदान के अंदर के खून को कभी भी अपने ऊपर न आने दें।
मैं समझ गई। बोलना खत्म करने के बाद नोरा ने खिड़की खोली और बाहर उड़ गई। लेथेल कमरे में खड़ा था, मुंह सिकुड़ते हुए और बुदबुदाते हुए। एलेक, मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक सहन कर पाओगे। सुकूत महल की ओर लौटने के लिए गाड़ी पर सवार था, तभी अचानक उसे लगा कि गाड़ी रुक गई है और वह उदास हो गई है। बाहर आओ। ठीक इसी समय बाहर से एक आवाज आई, जिससे वह असहज हो गया। उसने कार का दरवाजा खोला और देखा कि एक सैनिक का समूह उसकी कार को ढाला हुआ है। क्या बकवास है, सुकूत ने मन ही मन दंत। हालांकि उसने फिर भी शांत होने की कोशिश की। वैसे भी उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए वह इन सैनिकों से डरती नहीं थी। आप अचानक एक महिला कुछ कहने वाली थी, उसे आकर्षक नजरों से देखते हुए उसे चौंका दिया। मुझे संदेह है कि आपकी कार में प्रतिबंधित चीजें हैं, मुझे आपकी गाड़ी की जांच करनी है। क्या? सुकूत ने यह सुना और क्रोधित हुआ। क्या तुम मेरी निंदा कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरे केबिन का निरीक्षण करने की हिम्मत करने का यही कारण है कि क्या अधिकार है? NOBelbon.com पर सबसे नया उपन्यास खोजें। मैं लौरा हूँ, करोल की सुरक्षा टीम की कप्तान। बेशक, मुझे किसी भी जगह का निरीक्षण करने का अधिकार है। लौरा ने पेश होते हुए कहा, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। मुझे आपके लिंक का परीक्षण करने का भी अधिकार है। तुम? सुकून ने दांत पीस के लिए लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं पैदा की, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ी औरत के पास उससे ज्यादा ताकत है। इसके अलावा वह व्यक्ति अपने लिंग और रहस्यों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। अंत में सुकूत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, अगर आपको मेरी कार में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिलता है तो आपको मुझे मुआवजा देना होगा। तुम्हें मुआवजा? लौरा जोर से हंसी। हा। क्या तुम सच में मूर्ख हो या मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो? जांच करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा टीम के साथ समन्वय करना करोल की जिम्मेदारी है। जो कोई भी इसका विरोध करेगा उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं? सुखद। सुकूत ने दांत पीस के लिए उसके हाथ इतने कसकर बंद हो गए कि वे सफेद हो गए। उसे पता था कि यह और उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। आखिरकार कई सालों से गहरी नींद में है। उस दौरान वह कैसे परेशानी खड़ी कर सकता था या दूसरे लोगों से दुश्मनी कर सकता था। इसलिए उसके लिए यह बहुत कठिन हो गया कि लौरा उसके लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रही थी। क्योंकि जो भी हो, उसका विरोध नहीं कर सकता। उसे अपने दांत पीसकर लौरा की घृणा भरी निगाहों को सहना पड़ा। सैनिक गाड़ी में घुसने लगे, उनके नमूने पर मिट्टी लगा हुआ था। वह गाड़ी के मार्ग और फुट पर पैर रखे, इससे वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उन्हें 100 बार में टुकड़े डालने का मन किया। इतना ही नहीं, उन सैनिकों ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। उन्होंने अपनी तलवारें खोजी तथा उन स्थानों पर वार किया जो उन्हें संदिग्ध लगे। अचानक एक सैनिक ने फटे तकिए के अंदर हाथ में एक छोटा सा कपड़ा का थैला निकाला। प्रतिबद्ध पदार्थ पाया गया। क्या? उस सैनिक की बातें सुनकर चौंक गया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बदनाम किया। लौरा मुस्कुराई। उसे गिरफ्तार करो। आह नहीं, उसे गिरफ्तार करो। नहीं, मुझे जाने दो। सकुत ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्ड उससे कहीं अधिक ताकतवर थे। उन्होंने सकुचा को बांधने के लिए किसी प्रकार की जादुई बेसिस और जंजीरों का प्रयोग किया और उसे गाड़ी के साथ ले गए। सकुचाया गुस्सा था, उसने लौरा की ओर देखा और चिल्लाया, लौरा, इसलिए आज याद रखना चाहिए, मैं इसलिए 100 गुना, 1000 गुना भुगतान करवाऊंगा। हा। लौरा ने कंधे उचकाए, मुस्कुराई और बोली, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसे 7वीं मंजिल पर एक अलमारी में डाल दो। हालांकि सकुत को घसीट कर ले गया था, फिर भी वह लौरा को घूरता रहा। सकुचा की रक्त भरी आंखों में भी अत्यधिक घृणा और क्रोध था। लौरा, सकुत ने बुदबुदाया, मैं इस दिन को अच्छी तरह याद रखूंगा। एक दिन, मैं उसी दिन बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर होऊंगा। अल्पविराम। बोर्बन के महल में, या अधिक सटीक रूप से कहें तो एलेक्स के महल में। एलेक्स धीरे धीरे बेडरूम में जाग उठा, उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द इतना भयानक था कि उसे लगा कि उसका शरीर कई टुकड़ों में टूट गया है। खास तौर पर उसकी डेजी। अजीब बात है, मेरी डेजी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? एलेक्स ने बुरा हाल कर दिया। उसके सिर में ऐसा दर्द हो रहा था मानो किसी ने उस पर हथौड़े से मारा हो, और इसके बावजूद वह जाग नहीं पा रहा था। एलेक्स ने याद करने की कोशिश की कि कल क्या हुआ था। उस समय सुकूत ने उसे चूमा, उसकी शर्ट उतारी और फिर, अरे यार, फिर मैंने क्या किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? एलेक्स ने नीचे देखा, बिस्तर पर खून का धब्बा देखा और बहुत खुश हुआ। लगता है कल मैंने उसे पहली बार लिया था। धिक्कार है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ठीक है, मैंने उसे पहली बार लिया। अगली बार मैं धीरे धीरे उसके शरीर को महसूस करूंगा। रुको, एलेक्स को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने कंबल उठाया और उसके नीचे खून देखा। बिस्तर की लगभग सभी चादरें खून से सनी हुई थी। ये वीडियो किसी हत्या के दृश्य जैसा था। क्या बकवास है? एलेक्स चिल्लाया। अचानक उसे अपनी डेजी में भयानक दर्द महसूस हुआ, इतना अधिक दर्द कि उसे लगा कि उसकी डेजी पूरी तरह से फट गई है। वह धीरे धीरे अपने हाथ नीचे ले गई, अपनी डेजी को प्रभावित किया और थोड़ा गर्म तरल महसूस किया। इस ज्ञान पहचान ने उसे भयभीत और चिंतित कर दिया। उसने देखने के लिए अपना हाथ उठाया और तुरंत एक पीला, भूरा और लाल रंग का मिश्रण देखा, जिसमें गंध इतनी सादा हुई और धारियां थी कि कोई भी इसे प्रिंट करने पर उल्टी करना चाहेगा। क्या बकवास है? एलेक्स ने बुदबुदाया। क्यों? मेरी डेजी ऐसी क्यों है? रुको, शायद मैंने सिकुत के साथ ज्यादा सख्ती की, जिससे मेरी डेजी फिर से फट गई। हाँ, ये निश्चित रूप से मामला है। वैसे भी मेरी डेजी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगर इसे बहुत अधिक उत्तेजना या व्यायाम के अधीन किया जाता है तो ये फिर से फट जाएगी। लानत है, मुझे जल्दी से अपनी डेजी का इलाज करना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिकुत ने यह दृश्य देखा। अगर उसने देखा तो मुझे डर है। एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए, बेहद शर्मिंदा महसूस किया। उसने पहले अपनी डेजी के लिए इलाज खोजने का फैसला किया। अगर नहीं, ठक ठक ठक, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एलेक्स चौंक गया और चिंतित हो गया जब उसने देखा कि बिस्तर खून से लथपथ है। उन्होंने खून से सने सभी स्थानों को कंबल से ढक दिया, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, अंदर आ जाओ। कृत। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अत्यंत सुंदर महिला कमरे में प्रवेश कर गई। सुकूत। एलेक्स ने उस व्यक्ति को देखा जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था और तुरंत खुश होकर बोला, तुम कब चले गए? माफ करना, मैं। सुकूत एलेक्स के पास गया, धीरे से अपनी उंगली उसके होठों पर रखी, मुस्कुराया और कहा, एलेक, बात करना बंद करो, तुम मुझे बहुत शर्मिंदा करते हो।
अरे, सकूत को शर्म से मुस्कुराते हुए देखकर एलेक्स मुस्कुराया और कहा, मेरा यह मतलब नहीं है। सकूत, क्या मैंने कल तुम्हें चोट पहुंचाई? सकूत ने शर्म से अपना सिर हिलाया, नहीं, जब तक तुम खुश रहो। हा, लेकिन मुझे कल की कोई बात याद नहीं। सकूत, जानते हो क्यों? सकूत ने दोनों हाथों से पोशाक को कसकर पकड़ लिया और शर्माते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद ये रिकवरी दवा के कारण है। रिकवरी दवा? एलेक्स ने उलझन में पूछा। सकूत ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हो सकता है कि फार्मासिस्ट ने आपके लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं भी मिला दी हों। उस दवा से भी आप आसानी से नियंत्रण खो देते हैं, इसलिए। सकूत ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और कुछ और नहीं कहा। उसके गाल दो पके सिबों की तरह लाल थे, आकर्षण से भरे हुए, जिससे एलेक्स लालच से अपनी लार निगल गया। मुझे पता है, हा। सकूत, कल मुझे आज कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या हम इसे फिर से कर सकते हैं? एलेक्स ने लालच और वासना से भरी मुस्कान के साथ कहा, इस बार मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, जिससे तुम खुश महसूस करोगी। सचमुच? सकूत ने धीमी आवाज में कहा, उसने अभी भी अपना सिर झुका रखा था क्योंकि वह शायद बहुत शर्मीली थी। बेशक, मैं। एलेक्स को अचानक बहुत चक्कर आने लगा और उसके सामने का दृश्य अचानक घूम गया। ये दृश्य बहुत जाना पहचाना था, ऐसा लगता है वह इसे पहले भी एक बार अनुभव कर चुका है। फिर एलेक्स कोमा में चला गया। सकूत चौंक गई, वह जल्दी से उसके पास आए और उसके शरीर को जोर से हिलाया। एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? ये पुष्टि करने के बाद कि एलेक्स नहीं जाग सकता, सकूत अचानक संतुष्टि से भरकर मुस्कुराया। उसने अपने अंतरिक्ष बैग से 2 अंगुल के आकार की एक छोटी कांच की बोतल निकाली, जिसके अंदर रक्त लाल तरल पदार्थ था। नहीं, ये वास्तव में खून है। जैसा कि लेथिल ने कहा था, सकूत ने वैसा ही किया, उसने पहनने के लिए एक खास मास्क तैयार किया था। फिर उसने एक खास कपड़े से बने कपड़े पहने। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके शरीर में अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जो शीशी में मौजूद रक्त से दूषित हो सकता हो, उसने ढका हुआ खोला। अभी उस लाल तरल पदार्थ से रंगीन धुएं की एक धारा, धुआं लाल खोपड़ी के आकार में बदल गया और फिर गायब हो गया। ओह, ये कैसी दवा है, भयानक, सकूत ने मन ही मन विलाप किया। उसने जल्दी से खून की शीशी एलेक्स के मुंह में डाल दी। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने सारा खून निगल लिया है, तुरंत कमरे से बाहर चला गया। नहीं, वह महल से निकलकर एक सुनसान गली में चली गई और वहां बहुत देर तक खड़ी रहने का इंतजार करती रही। लगभग 30 मिनट बाद एक अत्यंत शानदार गाड़ी उस गली के पास आकर रुकी, जहां सकुचाई खड़ी थी। सुकूत ने उस गाड़ी को देखा, तुरंत पास से गुजरा और फिर गाड़ी के अंदर चढ़ गया। ड्यूक लेथिल, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, हे। सकूत ने कहा जब उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। त्वचा की बाहरी परत धीरे धीरे प्रकाश के धब्बों में बदल गई और फिर अंतरिक्ष में गायब हो गई, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। ये प्रक्रिया कैसी रही? लेथिल कैब के अंदर बैठ गई और उसने धीरे धीरे पूछा। नोरा उससे डरती हुई नहीं दिखती, वह तुरंत उसके करीब आए और उसके भगवान में बैठ गई, जैसे कि यह एक बहुत ही सामान्य बात हो। बेशक मैंने वही किया जो ड्यूक ने मुझसे कहा था। मैंने खुद को बहुत सावधानियों से सुरक्षित रखा। उसे खून की शीशी पिलाने की प्रक्रिया के दौरान मैंने शीशी में खून की एक भी बूंद को नहीं छोड़ा। मैं वह बोतल भी उस महल के अंदर कुएं में फेंक दूंगा, निश्चित रूप से कोई उसे नहीं पाएगा। लेथिल ने यह सुना और संतोष से सिर हिलाया। हालांकि उसने फिर भी धीरे धीरे से अपने हाथ उसके माथे पर रखा, कुछ महसूस करते हुए। उसे सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है कि वह संक्रमित नहीं है। यह सही है कि वह शीशी एक अत्यंत भयानक बीमारी से संक्रमित व्यक्ति का खून था। जब वह पृथ्वी पर रहते थे तब भी उस बीमारी की मृत्यु दर लगभग 100% थी। ऐसी कोई दवा या विधि नहीं है जो उस प्रकार की बीमारी का इलाज कर सके। और हाँ, ये रोग केवल वेश्यावृत्ति में ही दिखाई देता है, इसलिए उसने टिनरिस से उस रोग से संक्रमित लोगों से रक्त लेने को कहा। वह है HIV एड्स, एक भयानक बीमारी जो पूरी मानवता को प्रभावित करती है। धमाका! अचानक कार का दरवाजा जोर से खुला और फिर एक काली छाया कार के आदर्श में घुस गया। लेथिल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लिलिथ ने लेथिल को गले से लगा लिया, उसके 2 पहाड़ों उसके चेहरे के चारों ओर की जगह को ढकने लगे, जिससे उसे सांस लेने में बाधा उत्पन्न होने लगी। लेथिल ने संघर्ष करने की कोशिश की। नोरा, जो लेथिल की गोद में बैठी थी, भी चौंक गई और एक तरफ हट गई। क्या ये पता है एलेक्स की वजह से मुझे कितनी उल्टी आती है? सकूत की वजह से भी मुझे उल्टी आती है। हो। ठीक है, लिलिथ, पहले मुझे जाने दो। लेथिल ने लिलिथ को दूर धकेलने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब लिथ शांत हो गई तो उसने धीरे धीरे से लिथ को छोड़ दिया। अचानक उसने नोरा की ओर देखा, क्या तुम वही लड़की हो जो सकूत के कपड़े में थी? नोरा चौंक गई, लिलिथ से निकली भयानक जादुई शक्ति को महसूस करते हुए, और डर गई, हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं सकूत के रूप में प्रच्छन्न नहीं हूँ। लेथिल, ड्यूक लेथिल ने मुझे उसका रूप धारण करने में मदद की। लेथिल ने आह भरते हुए कहा, नोरा, तुम पहले बाहर जाओ, मैं लिलिथ से थोड़ी देर बात करूंगा। नोरा को लेथिल के साथ बीच में थोड़ी देर में मतली महसूस हुई, लेकिन उसने उसे एक आदेश दिया, इसलिए उसे उसका पालन करना पड़ा। नवंबर AL.com पर नया अध्याय देखें। नोरा के जाने के बाद लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं उस लड़की से बेहतर कर सकती हूँ। लेथिल ने अपना सिर हिलाया, ये बहुत जोखिम भरा है। आप उसके शिक्षक हैं, अगर मैं आपको उस मिशन को पूरा करने देता हूँ और एलेक्स को पता चलता है कि यह आप थे, तो वह आपसे नफरत करेगा। अगर वह नहीं मेरा, तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हालांकि नोरा अलग है, वह एक सक्कुबस है, किसी भी बेहतर तरीके से पुरुषों को धोखा देने और धोखा देने का पता नहीं है। इसके अलावा अगर एलेक्स उसे खोजता भी है तो थोड़े से पैसे के साथ वह इस स्थान को छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए दूसरे राज्य में जा सकता है। ओह लेथिल, तुम मेरे बारे में क्या चिंतित हो? लिलिथ खुशी से मुस्कुराई। ये सही है, अंततः आप मेरे शिक्षक हैं, मैं नहीं चाहता कि आप परेशानी में पड़ें। लेथिल के शब्दों ने लिलिथ को चौंका दिया। रुको, तुमने कहा था कि आप मेरे शिक्षक हैं, इस कथन में कुछ गुम है। अरे, यह जरूरी नहीं कि गलत हो, लेकिन लिलिथ ने अपने पैर को छूना बंद कर दिया और उसे लेथिल से संपर्क करने के लिए इस रिश्ते का उपयोग करने पर पछतावा होने लगा। लेथिल, लिलिथ ने उदास होकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने दोनों हाथों के बीच में ठूंस दिया, लगातार उसे खींचने लगी, जिससे लेथिल को थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। क्या आप जानते हैं, शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता भी बहुत उत्साही होता है। माफ करना, मेरे पास पहले से ही अधिक उत्तेजक प्रकार का रिश्ता है। लेथिल ने तुरंत अपनी बात रोक दी।
लेकिन ठीक है लिलिथ, तुम मुझे किस लिए ढूंढ रही हो? लेथेल ने आह भरते हुए कहा। मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ सकता? नहीं, मैं हमेशा आपका स्वागत करता हूँ, आप मेरे शिक्षक हैं। लिटिल शिक्षक शब्द पर जोर देता रहा ताकि लिलिथ उससे दूरी बनाए रख सके। वैसे भी उसके और विवा के बीच शर्त अभी भी चल रही है और वह हारना नहीं चाहती। लिलिथ को यह भी लगा कि लेथेल थोड़ा अजीब है क्योंकि वह लगातार इस बात पर जोर देती है कि वह उसकी शिक्षा है। नहीं, अकना ने कहा कि एलेक्स के अस्तित्व के कारण लेथल मुझसे संपर्क नहीं करना चाहता। अगर एलेक्स मर जाता है तो नायिका के रूप में मेरी स्थिति रद्द हो जाएगी, उस समय लेथेल और मैं। हे। लेथेल ने लिलिथ को अचानक लालच से हंसते हुए देखा और वह डर गई, उसे लगा कि कुछ बहुत डरावना होने वाला है। लेथेल, तुमने एलेक्स को कौन सा खून पीने दिया था? लेथेल ने फिर आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं, ये किसी ऐसे व्यक्ति का खून है जो वेश्याओं में होने वाली एक आम बीमारी से संक्रमित है। वेश्याओं की सामान्य बीमारियां। लिलिथ ने उलझन में अपना सिर झुकाया। ये सही है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि यह बीमारी कहां से आती है, मैं बस इतना जानती हूँ। ये वेश्याओं की एक आम बीमारी है। वेश्यालयों में इस भयानक बीमारी से संक्रमित वेश्याओं की संख्या कम नहीं है। इसके विपरीत उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें एक अलग कमरे में बंद करके मरना पड़ता था। हालांकि यह बीमारी श्वसन मार्ग से नहीं फैलती, फिर भी लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं। और लोग अक्सर उस बीमारी को वेश्या का भाग्य या मुरझाया हुआ फूल कहते हैं। न संक्रमित लोगों के लक्षण बुखार, थकान, शरीर में दर्द, रात में पसीना आना, ग्रंथियों में सूजन आदि होते हैं। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस रोग का उष्मायन काल जैसा नहीं होता। कभी कभी इसमें बहुत समय लग जाता है, कभी कभी यह बहुत तेज होता है। बीमारी विकसित होने के बाद रोगी अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में आ जाता है। उस समय सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारी भी उस व्यक्ति को मारने के लिए काफी होगी। वाह, लिलिथ चौंक गई और बोली, मुझे नहीं लगता कि आप उस बीमारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि सामान्य लोगों के लिए यह शायद बहुत खतरनाक है, लेकिन जादूगरों या विशेष रूप से एलेक्स जैसे मोटे जादूगरों के लिए यह अलग है। वह उस बीमारी को ठीक करने का तरीका खोज सकता है, या कम से कम वह जादू और काली रोज की लौ का उपयोग करके बीमारी की बढ़ने की क्षमता को दबा सकता है। हा, अगर यह इतना आसान होता तो मैं इस योजना को अंजाम देने में कोई मेहनत बर्बाद नहीं करता। लेथिल मुस्कुराई और कहा, सक्कुबस लड़की ने एलेक्स को जो खून की शीशी पीने के लिए दी थी, उसे मैंने आगे बढ़ाया है। ये कहा जा सकता है कि रक्त की उस शीशी में रोगाणु की शक्ति 20 गुना बढ़ जाती है। यदि उस प्रकार का रोग सामान्य स्तर पर है तो ये केवल 3 तरीकों से फैल सकता है, यौन संबंध, रक्त तथा यदि मां गर्भवती है तो उससे बच्चे में। लेकिन एलेक्स को जो रोगाणु हुआ वह कहीं ज्यादा खतरनाक था। जब तक उसका लार, पसीना या खून किसी की त्वचा को छूता है, वह व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। निस्संदेह एलेक्स को जो लक्षण होंगे वे बहुत अधिक दर्दनाक होंगे तथा बीमारी की शुरुआत भी सामान्य से बहुत अधिक तेजी से होगी। लेथिल ने जब बोलना समाप्त किया तो उन्होंने स्वयं को भाग्यशाली महसूस किया, क्योंकि उनके पास अनुकूलन, प्रतिभा और सिम्युलेटेड स्पेस फंक्शन मौजूद था। यह एहसास होने के बाद कि वह नायक एलेक्स का सामान्य तरीके से सामना नहीं कर सकता, उसने सोचा कि वह धीरे धीरे एलेक्स के जीवन को नष्ट कर देगा। सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है एक भयानक बीमारी का उपयोग करना, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। पृथ्वी पर अब तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सके, जो ये बताने के लिए काफी है कि यह बीमारी कितनी भयानक है। सबसे पहले लेथिल ने सिमुलेशन स्पेस में प्रवेश किया और अपना सारा समय उस स्थान के अंदर बिताया तथा टिंडस द्वारा दिए गए रोगाणु युक्त रक्त की शीशी का अनुकरण किया। फिर उन्होंने उस रोगाणु को विकसित करने के लिए अपने शरीर को परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया। बेशक सिमुलेशन स्पेस के अंदर भले ही वह किसी भी तरह की बीमारी से संक्रमित हो, वास्तविक दुनिया में इसका उस पर कोई असर नहीं होगा। यदि वह असफल हो जाता है तो वह आत्महत्या कर सकता है और फिर से शुरुआत कर सकता है। अंततः उसने टिंडस द्वारा दिए गए रक्त में रोगाणु को विकसित करने में महारत हासिल कर ली। पिशाच की शक्ति और उसकी अनुकूलन प्रतिभा वाले रक्त के साथ संयोजन के बाद रोगाणु सामान्य से 20 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। लेथिल को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि एलेक्स मुख्य पात्र है। यदि वह सामान्य रोगजनकों का उपयोग करता है तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा लिलिथ ने कहा था। एलेक्स के पास खुद को ठीक करने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन अगर यह रोगाणु 20 गुना अधिक शक्तिशाली होता और तेजी से फैलने की क्षमता रखता तो भले ही एलेक्स मुख्य पात्र होता, फिर भी वह बड़ी मुसीबत में होता। बेशक लेथिल ने इस बीमारी को किसी अन्य कारण से चुना था। वह एलेक्स के हरम की सभी महिलाओं को खत्म करना चाहता था। एलेक्स एक ऐसा आदमी है जो खूबसूरत औरतों का लालची है। अगर कोई औरत उसके हरम में शामिल हो जाती है तो वह उसके साथ जरूर सोएगा। लेकिन भले ही वह व्यक्ति एलेक्स के साथ न सोए, यदि वह व्यक्ति एलेक्स के पर्याप्त संपर्क में आता है तो वह फिर भी संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित मुख्य पात्र भले ही न मरे, लेकिन यदि उसके आसपास के लोग मर जाएं तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। मुख्य किरदार की सबसे बड़ी मदद उसके हरम से मिलती है। अगर नायक अपना हरम खो देता है तो वह एक सिरहीन सांप की तरह होता है जो मौत से ज्यादा दूर नहीं होता। लिलिथ ने जब ये सुना तो वह चौंक गई। उसने नहीं सोचा था कि अगर लेथिल गंभीर होता तो वह इतना डरावना होता। वाह लेथिल, तुम अभी बहुत अच्छे और सुंदर हो। लिलिथ खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसे कसकर गले लगा लिया और अपने 2 नर्म पहाड़ों का उपयोग करके उसका दम घुटने की कोशिश की। मुझे जाने दो। एक क्षण बाद लिलिथ को अचानक कुछ याद आया और वह उसे जाने दिया। असमंजस ने पूछा, रुको, क्या होगा अगर एलेक्स ये बीमारी हम तक फैला दे? चिंता मत करो, मेरे पास एक टीका है। नहीं, मेरा मतलब है एक निशान, लेथिल ने कहा और उसने एक उंगली के आकार की कांच की बोतलें निकाली जो खून से भरी थी। यह मेरा खून है, ये निशान की तरह काम करता है। बस इस मात्रा में खून अपने शरीर में पंप करें और आपको एलेक्स से संक्रमित होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वाह, लिलिथ की बनी हुई चमकें। उसने तुरंत अपने हाथ से कांच की बोतलें छीन ली, फिर बोतलों का सारा खून पी गई। ओए, लेथिल ने निराश होते हुए कहा, क्या आप सचमुच मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि आपको ये पुष्टि करने की जरूरत नहीं है कि रक्त की वह शीशी मारक है या नहीं? कोई जरूरत नहीं। लिलिथ ने अपने होंठ चाटे, मुस्कुराई और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। लेथिल, ओए, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे तुम्हारी भावनाओं का जवाब न देने पर शर्म आए। लेथिल ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, क्या आप अभी एलेक्स के साथ हैं? ये सही है। लिलिथ ने मुंह बनाया, उसके चेहरे पर दयानीय भाव दिखा। मैं वास्तव में चिंतित हूँ। हो लेथिल, क्या तुम जानते हो कि वह हमेशा मुझे देखने के लिए अपनी गोपनीयता दृष्टियों का इस्तेमाल करती है?
लेकिन मैं भी गंदी नजरों से देखता हूँ। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं लगता? हे, क्या यही मेरा शरीर जैसा है? वह अचानक खुश हो गई और तुरंत उसे गले लगा लिया और अपने मुलायम पहाड़ों को उसकी छाती के खिलाफ निर्देशित प्लेटों के खिलाफ, ये हद तक कि वे विकृत हो गए। लेथेल, क्या इसीलिए मेरे स्तन पसंद हैं? मैंने सुना है कि पुरुषों को बड़े स्तनों वाली महिलाएं बहुत पसंद आती हैं। लेथेल, मेरी तरफ देखो, अपनी उन कामुक निगाहों से मुझे देखो, उस नजर से मुझे बहुत उत्साह महसूस होता है। गलत मत समझो, केवल तुम्हारे चेहरे ही मुझे खुशी देती हैं। या मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी ताकि तुम और साफ देख सको। लेथेल, इस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, थोड़ा आत्मसम्मान रखे। ठीक है, लिलिथ, तुम। लाथेल, अचानक लिलिथ चिल्लाई, जिससे लाथेल चौंक गया, मुझे चूमो। लेथेल, मेरे लिए परेशानी खड़ी करना बंद करो। ओह, लेथेल को बोलते समय रुकना पड़ा क्योंकि उसके हाथों ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ रखा था। वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, उनके चेहरे एक दूसरे से 10 सेमी से भी कम दूरी पर थे। लेथेल भी अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसों को साफ महसूस कर सकता था। क्या तुम मुझे चूमना नहीं चाहते? लिलिथ ने गंभीरता से पूछा। वह इतनी गंभीर थी कि उसे चिंता होने लगी और वह शर्मिंदा महसूस करने लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मुझे पता है, आपको ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो पहल करती हैं, है ना? लेथेल, हे, मुझे पता है। लिलिथ मुस्कुराई और बोली, तो तुम राजकुमारी बनोगी और मैं राजकुमार बनूंगा। इससे पहले कि लेथेल कुछ कह पाता, लिलिथ के होंठ उसके होंठों से छू गए। उनके होंठ आपस में लिपटे हुए थे। ये देखकर कि सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दिखाई थी, लेथेल ने अंदर ही अंदर आह भरी और लिलिथ के चुंबन का आनंद लेने का फैसला किया। चुंबन शहद की तरह मीठा था। लिलिथ थोड़ी अनाड़ी थी, लेकिन फिर उसने पहल की। उसने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाली, उसकी जीभ ढूंढने लगी। दोनों इस चुंबन में डूब गए और अपने आसपास की हर चीज भूल गए। उनके हाथ भी खाली नहीं थे। लेथेल ने एक हाथ से लिलिथ की कमर पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके बड़े पहाड़ पर रखा और उसे तरह तरह के आकार देने लगा। लेथेल, ओह, लिलिथ कराह उठी, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेथेल का हाथ किसी शक्तिशाली कामोद्दीपक की तरह था। यह उसके स्तनों के संवेदनशील स्थानों को छूते ही गर्म हो गया, जिससे वह लगातार कराह रही थी। इस क्षण लेथेल रुक गया, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था और उसने कहा, ठीक है, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। नहीं, लिलिथ जल्दी से चिल्लाया, मैं बस इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने पहले कभी इस तरह की भावना महसूस नहीं की है। लाथेल, मुझे और चाहिए, क्या तुम? बस, लेथेल ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे सुंदर महिलाएं पसंद हैं, लेकिन वह अपनी सीमाएं भी जानता है। और इसके अलावा, वह एक बात भी स्पष्ट रूप से जानता था, वह ये कि अगर वह जारी रहा, तो वह पीछे नहीं हट पाएगा। लिलिथ मुख्य महिला है, इसलिए एलेक्स के मरने से पहले, वह उसे अपनी महिला नहीं बना सकता था। हालांकि, धीरे धीरे उन्हें इस प्रणाली की सीमाओं का भी एहसास हुआ, बेशक उन्हें और अधिक प्रयोग करने की भी आवश्यकता थी। तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लेथेल ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, लिलिथ चिल्लाई, उसका चेहरा गंभीरता से भरा था, उसकी आंखें गीली थी जैसे कि वह रोने वाली हो। लेथेल, तुम मुझे पसंद नहीं करते। क्या मैं वास्तव में इतनी सुंदर नहीं हूं कि तुम मुझे पसंद करो? आप नौकरानियों के साथ सो सकते हैं, आप एक गुलाम के साथ सो सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों? लिलिथ को व्याकुलता से पूछते देख, वह केवल उसे चुपचाप देख सका। विवाह के साथ शर्त के कारण? नहीं, ये बहुत बचकाना है। इसके अलावा, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शर्त के कारण किसी दूसरी लड़की का दिल टूटा हुआ महसूस कराए। वह लिलिथ से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह नायिका है। अगर वे दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, तो कोई बहुत शक्तिशाली घटना होनी चाहिए जो एक महिला नायक के रूप में उसकी स्थिति को मिटाने के लिए पर्याप्त हो। हालांकि, लेथेल के पास फिलहाल लिलिथ को मुख्य महिला किरदार से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। वह इतना समझदार भी नहीं है कि वह उसकी मदद कैसे कर सके। अंत में, खुद को और लिलिथ को बचाने के लिए, वह उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सका। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, लिलिथ, माफ करना, मेरे पास तुमसे प्यार न करने का एक और कारण है। नहीं, लिलिथ ने भौहें सिकोड़ी, उसके चेहरे पर भयंकर आग जल रही थी। मुझे बस ये जानना है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। यह झूठ मत बोलो। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की और तुम भी। बस, लिलिथ मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बस ये कहना है कि तुम मुझे पसंद करते हो। बाकी के लिए, मैं धीरे धीरे तुम्हें मुझे स्वीकार करने दूंगी। जब उसने बोलना समाप्त किया, लिलिथ ने उसके होठों पर हल्के से चुंबन लिया, फिर चली गई, जिससे लेथेल कार में बैठा रह गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहती है। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ठीक है, अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले एलेक्स और हैरिस को मारने का तरीका ढूंढना होगा। मेरे पास एलेक्स से निपटने का एक तरीका है, लेकिन हैरिस के लिए। उसने भौहें सिकोड़ी और सोचा, वह और हैरिस एक छोटी सी गलतफहमी के कारण एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस वजह से हैरिस को नजरअंदाज करने से पीछे नहीं हटे। इसके विपरीत, हैरिस पुरुष नायक है, लेकिन वह निर्दोष योडल्स को मार देता है, जिसे लेथेल स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि, हैरिस के बारे में उसके पास जो जानकारी थी वह बहुत कम थी। लेथेल ने पहले एलेक्स को मारने की योजना बनाई, फिर बाद में धीरे धीरे हैरिस को मारने का तरीका ढूंढने की। किसी भी स्थिति में, वह और हैरिस दुश्मन बन गए थे, ऐसे दुश्मन जहां यदि एक जीवित रहता है, तो दूसरे को मरना ही पड़ता है। यही कारण है कि लेथेल हैरिस जैसे धीमे विस्फोटक को जीवित नहीं रहने देना चाहता। पुरुष नायक तिलचिट्टे हैं जिनके पास जीवित रहने की अविश्वसनीय क्षमता है। जितना अधिक वे प्रतिकूल परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं, उतना ही वे अविश्वसनीय शक्ति और लचीलापन दिखाते हैं। जब लेथेल ने पुरुष नायकों का सामना करने का फैसला किया, तो उसने जो कुछ भी किया वह पतली बर्फ पर चलने जैसा था। अगर वह एक भी गलत कदम उठाता है, तो वह हमेशा के लिए ठंडी झील में डूब जाएगा। इसलिए लेथेल को पता है कि उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसे धीरे धीरे पुरुष किरदारों को हर तरह के सहयोग से वंचित करना होगा और उन्हें बिना किसी मदद के छोड़ना होगा। फिर वह धीरे धीरे उनके जीवन को नष्ट कर देगा, फिर धीरे धीरे उन्हें उस कब्र में धकेल देगा जिसे लेथेल ने पहले ही खोद दिया था। यद्यपि एलेक्स लेथेल द्वारा उत्पन्न घातक बीमारी से संक्रमित था, फिर भी वह शांत और खुश नहीं था। इसके विपरीत, लेथेल को कई अन्य बैकअप योजनाएं तैयार करने की जरूरत है, ताकि यदि एलेक्स उस बीमारी का इलाज ढूंढ ले तो वह इसका लाभ उठा सके।
मुझे जादूगर पथ पर ले चलो। हाँ, युवा स्वामी। गाड़ी चला रही नौकरानी ने लेथिल का आदेश सुना और तुरंत जवाब दिया। अल्पविराम। खरीदारी समाप्त करने के बाद लेथिल महल में वापस आया और अपने अध्ययन कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया। उसे इस तरह देखकर नौकरानियां भी दुखी हो गईं, क्योंकि वह बहुत व्यस्त लग रहा था और उसके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था। लेथिल ने जो किया वह सेविस की नोटबुक का अध्ययन करना जारी रखना था। ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि उस नोटबुक ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह किसी दूसरी दुनिया में डूबा हुआ है। सूर्यास्त के बाद लेथिल ने काम करना शुरू कर दिया। उसने जो सामग्री खरीदी थी उसे बाहर निकाला और उन सामग्रियों को संसाधित करने के लिए सेविस कल्पटिंग नाइफ का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अन्ना ने भी उनकी सहायता की। नौकरानियों ने लेथिल के कार्यालय के अंदर से अजीब आवाजें सुनी और सुनने के लिए एकत्र हो गईं। लेकिन उन्होंने कोई शोर मचाने या कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वे बस चुपचाप दरवाजे की ओर देखते रहे, हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था। अचानक अकना प्रकट हुई, जिसने सबको चौंका दिया। वह दरवाजे तक गई, फिर खटखटाया। ठक ठक ठक। युवा मास्टर, सुरक्षा दल मुख्यालय जाने का समय हो गया है। अल्पविराम। सुरक्षा दल के मुख्यालय में लौरा सेकुंत के सामने बैठी हुई उसे तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। इस समय सेकुंत की आत्मा भी अस्थिर थी। उसके शरीर पर लगी जादुई जंजीर ने उसके लगभग सारे जादुई प्रवाह को बंद कर दिया था, इसलिए अब वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। इसके अलावा जब से उसे सुरक्षा दल के मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया है, तब से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ करने वाला व्यक्ति थक गया था, इसलिए पूछताछ जारी रखने के लिए एक और व्यक्ति आया। सेकुंत को आज सुबह से लेकर अब तक लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने आराम नहीं किया है। उसका दिमाग गिटार के तार की तरह तनावग्रस्त है, जो कभी भी टूट सकता है। तुम क्या चाहते हो? सेकुंत गुस्से से चिल्लाया। इस पल वह अपना संयम खो बैठा। लौरा ने हंसते हुए कहा, आह, बेशक यह उस प्रतिबंधित पदार्थ के बैग की जांच करने के लिए है जिसे आपने गाड़ी में रखा था। सेकुंत ने दांत पीस लिए, उसके हाथ इतने कसकर बंद थे कि वे सफेद हो गए थे। इसके अलावा जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया तो तुम मुझे कोसते रहे। क्या तुम्हें पता है कि सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहे किसी व्यक्ति को बदनाम करने पर जेल हो सकती है? सेकुंत गुस्से में था, उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। अगर सेकुंत की आंखें जानलेवा होती तो मुझे डर है कि लौरा 100 से ज्यादा बार मर चुकी होती। दस्तक दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर लौरा अचानक मुस्कुराई और बोली, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और सुरक्षा दल का एक सदस्य उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया। ये सुनकर लौरा ने सिर हिलाया, सेकुंत की ओर देखा और कहा, अच्छा, जांच के नतीजे पूरे हो गए हैं और तुम निर्दोष हो। तुम यहां से निकल सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी उंगली हवा में उठी। एक जादुई चक्र प्रकट हुआ, जिससे जंजीर ढीली हो गई और फिर जमीन पर गिर गई। इस समय सेकुंत बहुत हैरान और उलझन में था। उसने नहीं सोचा था कि लौरा उसे इतनी आसानी से जाने देगी। हालांकि सेकुंत एक अत्यंत शंकालु व्यक्ति है, लेकिन इस समय उसकी आत्मा थक चुकी थी, इसलिए वह और अधिक सोचने में असमर्थ था। वह धीरे से खड़ा हुआ और लौरा की ओर भौहें सिकोड़ने लगा। वह वास्तव में कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। अभी वह बस महल में वापस जाना चाहता था और एलेक्स की बाहों में लेटना चाहता था। जब सेकुंत दरवाजे के पास पहुंचा तो लौरा अचानक बोली, अगर अगली बार आप इस भावना का अनुभव करना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं, मैं गारंटी देती हूं कि आप यातना की इस भावना के आदी हो जाएंगे। अरे! सेकुंत लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और घृणा भरी आंखों से लौरा को घूरा। कैप्टन लौरा, मुझे आज का दिन अच्छी तरह याद है। उम्मीद है तुम कभी मेरे हाथों में नहीं पड़ोगी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही उस आदमी की बाहों में हूं जिससे मैं प्यार करती हूं। सेकुंत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। हालांकि वह कई सालों से कोमा में था, फिर भी वह लौरा के बारे में जानता था। वह महिला होते हुए भी पुरुषों जैसी ही शख्सियत रखती हैं। इसके अलावा वह सुरक्षा दल की कैप्टन भी हैं, जो एक बहुत ही खास दर्जा है। इसीलिए कोई भी पुरुष उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता और वह पुरुषों को पसंद भी नहीं करती। हालांकि जब लौरा ने बताया कि उसे एक निश्चित व्यक्ति से प्यार हो गया है, तो सेकुंत भ्रमित और आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन वह ज्यादा परवाह नहीं करना चाहता था। उसने बस लौरा की तरफ देखा, फिर लड़खड़ाते हुए चला गया। सेकुंत के पुलिस मुख्यालय से चले जाने के बाद लौरा भी लिविंग रूम में चली गई। वहां किसी को बैठा देखकर वह मुस्कुराई। मैंने जो किया उससे क्या आप संतुष्ट हैं? इसके बाद लेथिल ने चाय का कप मेज पर रख दिया और धीरे से कहा, बेशक, मैं बहुत संतुष्ट हूं।